नमस्कार, पावर ट्रेड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। बुधवार की सुबह और आज भारतीय बाजार की तस्वीर कैसी नजर आएगी? एक्शन पैक्ड पावर ट्रेड के साथ हम हाजिर हैं आपके सामने। यहां से आने वाला 2.5 घंटा काफी एक्शन पैक होने वाला है। खबरों के दम पर एक्शन कहां पर है, रिजल्ट बैक्ड मूव्स कौन से मिल रहे हैं, ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट से लेकर ढेर सारे न्यूज फ्लोज और साथ साथ हमारे टेक्निकल और फंडामेंटल एक्सपर्ट्स लगातार हमारे साथ जुड़ते रहेंगे ताकि बाजार से जुड़ी हर चीज आपके सामने हम रख पाएं और हमारे रिपोर्टर्स एक्सक्लूसिव्स के जरिए ढेर सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। इन तमाम चीजों की शुरुआत करते हैं गिफ्ट निफ्टी की तरफ से करीब 80 अंकों की बढ़त के साथ। इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशंस 25 to 87 ऑन द फेस ऑफ इट। लेकिन चलिए बाजार की 4 बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, तो उसके बाद एक एक सारे एलिमेंट्स आपके सामने रखेंगे। इस वक्त विदेशी बाजार से मिले जुले संकेत नजर आ रहे हैं। भारतीय बाजार के लिए आज विदेशी बाजार से अगर आप देखें मिक्स स्टांस नजर जरूर आएगा। डाउ जोन्स करीब 200 अंकों की मजबूती के साथ बीती रात हमने देखा मोमेंटम बेस्ड कामकाज करने के बाद बंद हुआ। नैस्डैक में भी हमने देखा ऊपरी स्तरों से गिरावट हावी होती रही ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की, और इसी तरह की तस्वीर S&P में भी। सो क्लियरली यूएस मार्केट्स मिले जुले। एशियाई बाजार की चाल अगर देखें वहां पर मजबूती हाथ लगी है। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से भी इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशंस अमेरिकी और साथ ही एशियाई बाजार के इवेंचुअल इंपैक्ट्स के तौर पर 25,250 हरे निशान के साथ ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स के अप ट्रेंड्स इस वक्त नजर आ रहे हैं। न्यूज फ्लोज स्टॉक स्पेसिफिक ढेर सारे आप पाएंगे। टेक महिंद्रा के नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए। मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स जो हम अनुमान लगाकर चल रहे थे उसी तरह के मार्जिन्स और साथ साथ आय का आंकड़ा आता हुआ दिखा, लेकिन मुनाफे के फ्रंट पर निराशा हाथ लगी। या यूं कहे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़त जरूर थी, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन से बढ़त जो है वो कम नजर आई। मुनाफे में अगर आप देखेंगे इम्पैक्ट आता हुआ पर्सिस्टेंट सिस्टम का देखने को मिला। अच्छे नतीजे पर्सिस्टेंट के। बुलेटिन में आगे आईटी स्पेस और इन पर्टिकुलर टेक महिंद्रा पर्सिस्टेंट पर बातचीत होगी। और इसके अलावा आज के सत्र में इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन, रिजल्ट बैक्ड एक्शन की अगर बात करें, एक्सिस बैंक पर रखिएगा नजर। Q2 के नतीजे आज आने वाले हैं। अनुमान हम ये लगाकर चल रहे हैं कि मुनाफे में करीब 15% की कटौती हो सकती है। इसके अलावा HDFC लाइफ भी अपने नतीजे जारी करने वाली हैं। तो इन तमाम कंपनियों के नंबर्स और कैश सेगमेंट की भी एक लंबी लिस्ट है जिसके नतीजे आज के सत्र में आएंगे। सो विदेशी बाजार से लेकर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स और रिजल्ट का एक्शन, क्योंकि अर्निंग्स का सीजन बिल्कुल चल पड़ा है। राइट, चलिए तो यहाँ पर 4 बड़े ट्रिगर्स जो आज बाजार पर इम्पैक्ट डालता हुआ दिखाई देंगे, लेकिन उसी के साथ साथ ग्लोबल बाजारों की भी बात कर लेते हैं, जहाँ पर खासतौर से यूएस के बाजार से लगातार कल के सेशन में हमने देखा कि मिक्स्ड एक ट्रेंड दिखाई दिया है। दिग्गज नतीजे आए हैं जहाँ पर एस्टिमेट्स को बीट करते हुए नतीजे देखने को मिले हैं, लेकिन मानसी लगातार ट्रम्प साहब की बयानबाजी जारी है और अभी भी चाइना को लेकर उन्होंने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी है। ओवरऑल एशिया से और यूएस से भी कोई सटीक इस तरह का संकेत नहीं जो हमारे बाजारों पर पूरी तरह से इम्पैक्ट डालता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिर भी लबोलुबाब काफी मिक्स जहां तक यूएस के बाजारों की बात है। बिल्कुल बिल्कुल कविता, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश जरूर की कि एक बार फिर से फ्रिक्शन क्रिएट करे, लेकिन उसके बाद खुद की ही बात को नहीं नकारना पड़ जाता है, और हर बार अब तो हो चुका है। तो अब कह सकते हैं कि अक्रॉस द ग्लोब सारे रिप्रेजेंटेटिव्स भी जानते हैं कि कितना सीरियसली लेना है अगर वो कुछ कह रहे हैं। हालांकि यूएस मार्केट्स की अगर बात करें, बीती रात हमने देखा जरूर कि वहां पर मिला जुला एक्शन देखने को मिला। और एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर आप देखेंगे कल अमेरिकी बाजार में डाउ जोन्स में मजबूती के साथ कामकाज हमने क्लोज होता दिखा। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स के अपटिक्स वहां पर देखने को मिले, लेकिन टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स वहां पर 172 अंकों की बिकवाली नैस्डैक दिखाता हुआ, और S&P में भी हमने लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव देखा है। इंडस्ट्रियल शेयरों में खरीदारी से खासतौर से डाउ में अच्छी खासी मजबूती का रुझान देखने को मिला। पीसेस है वहां पर भी। नैस्डैक जो है वो टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स है, और वहाँ के आईटी स्पेस में जो कुछ होता है वो रिफ्लेक्ट होता है नैस्डैक यानी कि उसके इंडेक्स के जरिए। लेकिन उसी तरह डाउ की अगर बात करें, कल के सत्र में जो 200-250 पॉइंट्स के अपटिक्स देखने को मिले, इंडस्ट्रियल शेयर इस सेगमेंट से जुड़े शेयर्स में एक मजबूती थी जिसका एक इम्पैक्ट आता हुआ वहां पर देखने को मिला। बैंकिंग शेयरों में तेजी से S&P 500 में हमने देखा
बिकवाली ज़रूर थी, हमने लाल निशान के साथ क्लोज होता दिखा, लेकिन टुवर्ड्स द सेशन अगर आप देखेंगे निचले स्तरों से रिकवर होकर क्लोज हुआ है। सो बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स ने S&P 500 को संभाला। नैस्डैक में बिकवाली का दबाव था। टेक्नोलॉजी हैवी वेट्स वहां पर काफी हद तक वॉलेटाइल मूव्स दिखा रहे हैं, उसी का असर है जो कि नैस्डैक में दिखने को मिला। वेल्स फार्गो के शेयर में 7% का उछाल, ठीक भारतीय बाजार की तरह वहां पर भी अर्निंग्स का सीजन चल पड़ा है और उसका एक इम्पैक्ट आप देख पाएंगे। और ये 7% के उछाल की अगर हम बात करें, Q3 मुनाफा उम्मीद से बेहतर आता हुआ दिखा जब इनके अर्निंग्स पोस्ट हुए, और उसी के बाद हमने स्टॉक में एक इम्पैक्ट आता देखने को मिला। इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस की भी अगर बात करें, अनुमान से अच्छे NIS के बावजूद JP मॉर्गन में 2% की गिरावट रही। बेहतर मुनाफे के बावजूद गोल्डमैन सैक्स में करीब 2% की बिकवाली थी। तो वॉलेटाइल मूव्स ओवरऑल थे मार्केट में और उसी के चलते मिला जुला स्टांस वहां पर देखने को मिला। इस सुबह एशियाई बाजार से ठीक ठाक शुरुआत। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से हरे निशान के साथ 80 अंकों की बढ़त पर 25,300 के नजदीक इस वक्त हम देख रहे हैं कामकाज। जापान के बाजार निक्केई में करीब 400 साढ़े 400 अंकों की तेजी है। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1% की बढ़त नजर आ रही है। हांगकांग के बाजार हैंगसेंग में भी करीब 200 अंकों की बढ़त देखने को मिली। अगर मेरी माने, हांगकांग के बाजार इवेंचुअल इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर सबसे ज्यादा दे जाते हैं, क्योंकि एब्सोल्युटली हांगकांग के बाजार में जो कुछ होता है वो तुरंत प्रभाव से भारतीय बाजार पर रिफ्लेक्ट होता हुआ भी दिखता है। तो हैंगसेंग पर खास तौर से नजर रखनी चाहिए और वहां से जो शुरुआत होती है उसका इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा कह सकते हैं इम्पैक्टफुल भारतीय बाजार के लिए एटलीस्ट होता है। वहां पर 200 अंकों की तेजी इस वक्त नजर आ रही है, तो ठीक ठाक है वहां से संकेत। अब बाजार के लिए अन्य संकेतों की अगर बात करें, सोने चांदी में तेजी का दौर जारी है, लगातार बढ़त है। और कविता, फेस्टिवल सीजन में तो अगर गोल्ड सिल्वर की बाइंग करनी है तो एक बड़ा सवाल हो चुका है। बुलियन मार्केट हर दिन हम देखते हैं नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर। कॉमिक्स पर अगर देखें $4,200 के करीब हम चाल देख रहे हैं सोने की, और चांदी में भी इसी तरह की तेजी, लेवल जो है रिकॉर्ड लेवल्स पर कामकाज देखने को मिल रहे हैं। कच्चे तेल में हालांकि कमजोरी है। ब्रेंट क्रूड $62 प्रति बैरल के आसपास कामकाज करता हुआ। US 10 ईयर बॉन्ड डील की अगर मैं बात करूं 4% और डॉलर इंडेक्स 98-99 के लेवल्स पर इस वक्त देखने को मिले हैं। ऑल इन ऑल भारतीय बाजार के लिए विदेशी बाजार की तरफ से सेटअप कोई खास कमजोरी का नहीं है। अमेरिकी बाजार की कमजोरी को अगर छोड़ दीजिएगा, एशियाई बाजार की ठीक ठाक शुरुआत, अच्छी शुरुआत है और भारतीय बाजार के अपने ट्रिगर्स है जिस पर हमें फोकस करना चाहिए। लेकिन चलिए अब विदेशी बाजार के संकेतों के साथ साथ भारतीय बाजार के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर फोकस करते हैं। एडिटर्स टेक के साथ ईटी नाउ स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंघाट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सजीत, शुरुआत विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशकों से करना चाहेंगे। जिस तरह से FIs लगातार दूसरे दिन बिकवाली का ट्रेंड दिखा रहे हैं, पिछले दिनों हमने खरीदारी का ट्रेंड 3 से 4 सेशंस का देखा, वापस बिकवाली लौटी है। कल भी करीब 1500 करोड़ की बिकवाली FIs की तरफ से। DIs लगातार संभाल रहे बाजार को, कैसे देख रहे हैं इस एक्शन को आप? जी देखिए, अगर आप कल का बाज़ार देखें तो कल 25,125 के आसपास निफ्टी बंद हुआ और बैंक निफ्टी भी थोड़ा नीचे बंद हुआ। 56,500 की थोड़ा नीचे बंद हुआ। कल एक तो निफ्टी एक्सपायरी थी और उस ऊपर से थोड़ा सा FI सेलिंग भी देखी गई। नेट FI सेलिंग फिगर देखेंगे तो 1500 करोड़ का नेट सेल आया है और DI का लगभग 3,600 करोड़ के ऊपर का बाय आया है। इसमें एक लार्ज पोर्शन जो है वो LG का पोर्शन देखिएगा उसको, क्योंकि LG में काफ़ी कुछ FIs ने 50% जब ऊपर बढ़ा तो उन्होंने बेचा है उसमें, और वो LG के डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स में भी दिखता है उस जिस तरह से हम देखेंगे। ओवरऑल देखा जाए मार्केट एक रेंज में चल रहा है, 25,000 और 25,500 के बीच के रेंज में है, और वो ऐसे ही रहेगा क्योंकि अभी रिस्क जो है बढ़ गया है। ट्रेड रिस्क जिसको कहते हैं, US और चाइना के बीच का वो रिस्क बढ़ा है और ये एस्केलेट होने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इवन कल ट्रंप का जो स्टेटमेंट था वो उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा एस्केलेट होगा इससे पहले कि वो नीचे जाइए। तो ये एक रिस्क अवर्जन जोन में आ रहा है और कुछ स्ट्रीट इन्वेस्टर्स ये भी कहेंगे कि US और चाइना के जो ट्रेड वॉर है उसकी वजह से जो फंड फ्लो जो चाइना की तरफ जा रहा था वो शायद डाइवर्ट हो जाए, बट इस वक्त ऐसा नहीं लग रहा है। चाइना
को देख के और जो फ्लोज हैं एशिया में जो फ्लोज हैं वो चाइना, कोरिया, ताइवान, जापान इन कंट्रीज़ में जा रहा है। इंडिया के अगर फ्लोज का देखेंगे तो हमने 4 दिन की ख़रीदारी देखी थी FIs की, उसके बाद पिछले 2 दिन से वो नेगेटिव रहे हैं। और कल का देखा जाए तो उसमें जो थोड़ा बहुत बिकवाली देखने को मिल रहा है आपको, वो LG की वजह से मिल रहा है। बिल्कुल, लेकिन साथ ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी आपकी रणनीति अब जानना चाहेंगे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकते हैं बाजार के लिए, और किस दायरे में बाजार को आप घूमता हुआ भी देख रहे हैं? देखिए, एक्सपायरी ख़त्म हो गई है और पोजीशंस अभी फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। अभी दिवाली का जो अगला वीक है वो भी एक ट्रंकेटेड वीक होने वाला है। तो आपको देखेगा कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन जो है उस दिन दिवाली निफ्टी का एक्सपायरी होता है और उस दिन एक दिन की ट्रेडिंग है, तो वो देखना पड़ेगा कि कैसे लोग उसको अपना ट्रेड पोजीशंस रख रहे हैं, क्योंकि ये पूरा दिन का ट्रेडिंग नहीं होगा, एक ही दिन का ट्रेडिंग होगा, वो भी आफ्टरनून में ट्रेडिंग हो रही है। वो एक चीज़ है जो आपको देखनी पड़ेगी। दूसरा जो है, अगला हफ्ता अगेन एक ट्रंकेट वीक है, दो दिन की छुट्टी है, सो पोजीशंस जो है उस हिसाब से लोग अब बिल्डअप करेंगे। कल सेंसेक्स ऑप्शंस की एक्सपायरी है, तो थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी उसकी वजह से भी ये रहेगी, बट काफ़ी लोग होंगे जो इसको चलते हुए कि सेंसेक्स थर्सडे और अगला जो ट्रेडिंग सेशन है वो BSE का, वो भी थर्सडे को एक्सपायरी आएगा, क्योंकि बीच में सिर्फ एक दिन का मंडे का वो है ट्रेडिंग, और बीच में मुहूर्त ट्रेडिंग का 1 घंटे का ट्रेडिंग है। उसकी वजह से हम काफ़ी पोजीशंस जो हैं ऑप्शंस में भी देखने को मिलेगा, सेंसेक्स ऑप्शंस में। अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो जैसे मैंने कहा कि कॉल ऑप्शंस कल कॉल राइटिंग काफ़ी देखी गई, जिसकी वजह से पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा गिरा 0.71 के आसपास। हमने देखा 25,200 और 25,300 पे कॉल राइटिंग देखी गई, जबकि 25,000 पे से पुट कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से 25,000 एक तरह से आपका सपोर्ट आने वाला है वहाँ पर, और 25,500 में जो है काफ़ी बिल्डअप देख रहे हैं कॉल का, जिसकी वजह से वहाँ पर रेजिस्टेंस आने वाला है। तो ये जो 500 पॉइंट का रेंज है वो रहने की उम्मीद है। अर्निंग्स के नतीजे को देखते हुए मार्केट थोड़ा सा कॉशियस है। कुछ सेक्टर्स में हमने देखा कि शॉर्ट्स बिल्डअप हुए हैं। निफ्टी बैंक में हुआ है शॉर्ट्स बिल्डअप, निफ्टी में शॉर्ट्स बिल्डअप हुए हैं कल, जबकि निफ्टी फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है FIs के लिए, और निफ्टी बैंक का जो है घटा है, जिसकी वजह से इसका मतलब ये है कि कुछ लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हुए हैं निफ्टी बैंक में। तो वो भी एक चीज़ है जो हमको देखनी पड़ेगी आगे जाके। और FI का जो नेट लॉन्ग पोजीशन है वो भी मार्जिनली घटा है। वो इसलिए घटा है क्योंकि निफ्टी बैंक्स में घटा है, इसलिए वो वहाँ पर भी दिख रहा है 7.13% का कुछ है वहाँ पर वो लॉन्ग पोजीशंस। तो आज के डेट में भी काफ़ी सारे लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस मार्केट में हैं, और हमारा जो लॉन्ग पोजीशन का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, 7%। तो मार्केट थोड़ा सा कॉशियस मोड में है और कंसोलिडेट कर रहा है 25,000 और 25,500 के बीच का। बिल्कुल सरजीत, सही कहा आपने। 25,000 के लेवल पर सपोर्ट मिलते हैं और 25,500 पर एब्सोल्यूट रेजिस्टेंस, और वहां से मुड़ जाता है। इनफैक्ट वहां तक पहुंचने की जद्दोजहद लगातार जारी रहती है। लेकिन चलिए, इक्विटी मार्केट और इंडेक्स स्ट्रैटेजीज तो आपने सुझाई, लेकिन IPO मार्केट का भी रुख, क्योंकि वहां पर भी काफी एक्शन नजर आ रहा है। अब कल ही हमने देखा LG इलेक्ट्रॉनिक्स की शानदार लिस्टिंग देखने को मिली, और मार्केट पार्टिसिपेंट्स जिनको ये IPO में स्टॉक लगे होंगे उनके लिए 50% के अपटिक्स जब लिस्ट हुआ तो लिस्टिंग गेन के तौर पर नजर आ रहे होंगे। डिलीवरी डेटा को देखते हुए अब आगे के लिए किस तरह के संकेत इस स्टॉक के लिए नजर आ रहे हैं? देखिए, एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो दिख रहा है LG अपने 15% शेयर अपने मार्केट में लेकर आया था IPO के थ्रू, और कल जो लिस्ट हुआ उसमें लगभग 50% की लिस्टिंग हुई, 1700 के ऊपर वो लिस्ट हुआ। फाइनली थोड़ा सा नीचे गिरा, पर 48% का गेन था ऑन लिस्टिंग डे। अब उसकी ट्रेडिंग की डेटा में अगर जाएंगे तो आपको देखेगा लगभग 13,000 करोड़ का ट्रेडिंग वॉल्यूम रहा LG में, जिसमें 8,000 करोड़ के ऊपर का डिलीवरी था। इसका मतलब ये है कि 15% शेयर्स में से 7% शेयर्स जो हैं वो 7% ऑफ इक्विटी जो है वो डिलीवर हुए कल लिस्टिंग डे पे।
अगर हम उसको थोड़ा सा और ब्रेकअप करेंगे उसको कि भाई उसके अंदर देखते हैं कि कितने फ्री शेयर्स हैं, क्योंकि आपके 15% में काफ़ी एंकर बुक के शेयर्स भी हैं, तो देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ लगभग 70% ऑफ फ्री शेयर्स जो अवेलेबल थे ट्रेडिंग के लिए वो डिलीवर हुए कल। तो मार्केट जो है आज काफ़ी लिक्विडिटी जो शेयर है उसमें बहुत कम दिख रहा है मुझे आज के डेट में। अब जैसे ब्रेकअप करेंगे, कल 7% हुए, लगभग 4.5% शेयर जो है एंकर बुक में लॉक्ड इन है 30 और 90 दिन के लिए, और जो बचता है 3.5% वही फ्री बचे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आज कोई ख़रीदने की कोशिश करेगा तो या तो लोग बेचने वाले कम मिलेंगे आपको, या तो भाव और बढ़ेगा, तो जिसको हम कहते हैं लिक्विडिटी स्क्वीज़ होगा, और वो अगर होगा तो शेयर प्राइस और बढ़ सकता है। बट ये डिपेंड करता है कि डिमांड कितना है। कल हमने काफ़ी डिमांड देखी म्यूचुअल फंड्स की तरफ से LG के शेयर्स के लिए, FIS ने भी बेचा, और काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जिनको मिला उन्होंने भी बेचा, क्योंकि 50% का आपको रिटर्न ऑन टेबल मिल रहा है तो लोगों ने ले लिया, क्योंकि किसी को बड़े लॉट तो मिले नहीं, सबको एक एक लॉट मिला होगा सारे रिटेल में, तो वहाँ पर उन्होंने बेच के कमाया कुछ पैसे वहाँ पर। तो आज के डेट में लिक्विडिटी बहुत कम है इस स्टॉक पे, और अगर डिमांड आती है तो हमें दिखेगा कि शायद ये शेयर और ऊपर जाएगा। तो ये एक फैक्टर है जो आप देखिएगा कि LG का शेयर अगर ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है। वैल्यूएशन नहीं है यहाँ पर कारण, लिक्विडिटी है यहाँ पर कारण, और वैल्यूएशन वैसे भी देखा जाए तो हमने देखा कि लगभग 33-34%, 33-34 टाइम्स एक्चुअली FY26 अर्निंग्स में चल रहा है ये, जो कि एट पार विथ अदर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कंपनीज के जैसे हैं। तो वैल्यूएशन ऑलमोस्ट एट पार है, वो जो गैप था वो गैप भी ब्रिज हो गया है, बट यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो टेक्निकल रीज़न है, वो भी लिक्विडिटी एक रीज़न है। राइट, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आज अपना एडिटर्स टेक दिया और बाज़ार की दशा और दिशा बताई, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर एक और सवाल अहम, क्योंकि आप हमारे साथ अब जुड़े हुए हैं, टेक महिंद्रा के भी नतीजे जो आए हैं सर वो काफ़ी मिले जुले हमने आते हुए देखे हैं, लेकिन साथ ही परसिस्टेंट के नतीजों की अगर हम बात करें उम्मीद के मुताबिक यहाँ पर दिखाई दिए हैं। पूरे IT सेक्टर पर जाने से पहले अगर आप अपनी रणनीति बता दें और अपना टेक बता दें। देखिए, कल 2 इंटरेस्टिंग नतीजे आए, एक तो है टेक महिंद्रा और दूसरा है परसिस्टेंट। टेक महिंद्रा पहले ले लेते हैं कि नंबर टॉप लाइन ऊपर था 1.6%, CC कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ था, एक्सपेक्टेशन 0.9 का था सॉरी। तो उसके वजह से हमने देखा कि टॉप लाइन अबव एस्टिमेट आया, मार्जिन्स भी ऑलमोस्ट इन लाइन आए 12.1% के मार्जिन है वहाँ पर, और बट पैट था बिलो एक्सपेक्टेशन। नाउ इसमें ना आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि टेक महिंद्रा ने पिछले कुछ सालों से ये कहा है कि उनको 3 या 4 साल चाहिए टर्न अराउंड करने के लिए। FY27 का उनका टारगेट है कि मार्जिन उनके 15% होंगे, अभी 12% पे हैं मार्जिन क्वार्टर के। और अगर हम उसको देखें तो आज के डेट में ऐसे लगता है कि ये जो टारगेट उन्होंने सेट किया है FY27 का, वो काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है उनके लिए, क्योंकि वो FY27 में ये शायद ना मीट कर पाएँ। ये भी एक चीज़ देखिए कि टर्न अराउंड स्टोरी के चलते मार्केट ने उनको एक बेनिफिट दिया है, क्योंकि मोहित जोशी जो नए CEO हैं उन्होंने वो टर्न अराउंड स्टोरी दी है कि हमको इतना टाइम लगेगा टर्न अराउंड करने में। पर आज के डेट में भी ग्रोथ जो है उनका बाकी IT peers से बहुत कम है। वो एक चीज़ है जो अभी स्ट्रीट को बहुत तंग करेगी, स्पेशली इस क्वार्टर के बाद। वो इसलिए क्योंकि इस क्वार्टर से और 2 क्वार्टर से जो AI का जो माहौल चल रहा है, नैरेटिव चल रहा है, जिसमें IT कंपनीज़ को थोड़ी सी डी रेटिंग हुई है। IT कंपनीज़ की IT कंपनीज़ 25 से 30% गिरे हैं इस साल, ग्रोथ पिवट नहीं होने के कारण या नैरेटिव नहीं होने के कारण। वो एक बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है टेक महिंद्रा के लिए। क्या टेक महिंद्रा यहाँ से बढ़ेगा?
मुश्किल लगता है, क्योंकि कोई भी स्ट्रीट एनालिस्ट इसको उतना टारगेट नहीं दे रहा है, बट घटने के लिए चांसेस ज़्यादा हैं अगर वो टारगेट अपना मीट नहीं करता है। और ये कारण ये है कि FY27 का जो टारगेट है ग्रोथ, उनको उसको मीट करना पड़ेगा, तब जाके वो स्ट्रीट के एस्टिमेट में बैठेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, क्योंकि आपका जो वैल्यूशन है, पी वैल्यूशन है इसका, टेक महिंद्रा का, वो एट पार है ऑलमोस्ट टू बड़े बड़े कंपनियों के साथ। HCL टेक ले लीजिए या बाकी कंपनीज ले लीजिए जो इसी रेंज में है, टॉप 5 कंपनी होने की वजह से उनका वैल्यूशन, पीयर वैल्यूशन जो है, पी वैल्यूशन, वो ऑलमोस्ट एट पार है, और जबकि ग्रोथ जो है उन सबसे कम है। तो ये एक चीज़ है जो टेक महिंद्रा के ऊपर हमेशा भारी रहेगा। दूसरी तरफ आ जाते हैं परसिस्टेंट के तरफ। ये एक ऐसी कंपनी है कि वो आराम से प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म्स कंपनी है ये, इसके भी नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं। अगर आप देखें तो रेवेन्यू जो था 1.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। क्यू अगर देखेंगे तो कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में 4.5% के आसपास बढ़ा, 4.4% के आसपास बढ़ा है वो। और जो इनका जो एबिट मार्जिन है वो भी एक्सपैंड हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू 16.3%। तो यहाँ और प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक ठाक दिख रही है यहाँ पर जो मेट्रिक्स जो आपको देखना है वो ये है कि इन्होंने भी एक टारगेट दिया है FY27 का कि हम अपना जो रेवेन्यू है $2 बिलियन करेंगे FY27 में। आज के डेट में इनका जो TCV है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, वो $500 मिलियन के आसपास रहा है हर क्वार्टर में। मतलब कि अगर लास्ट 12 मंथ का ट्रेलिंग भी देखेंगे तो $2 बिलियन के उसमें चल रहा है, रन रेट में चल रहा है। तो ये यहाँ पर स्ट्रीट थोड़ी सी ऑप्टिमिस्ट है कि ये FY27 का जो टारगेट है $2 बिलियन का, वो मीट कर लेगा विथ बेटर मार्जिन्स विच इज़ देयर। सो वो दो जो चीज़ें हैं, एक टेक महिंद्रा है और एक परसिस्टेंट है, और ये दोनों जो हैं आज देखने को मिलेंगे कि कैसे इनमें शेयर्स मूव करेंगे। परसिस्टेंट पॉजिटिव रहना चाहिए और टेक महिंद्रा थोड़ा सा म्यूटेड रहना चाहिए। एब्सोल्युटली सजीत, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बाजार से स्ट्रैटेजी से लेकर IPO मार्केट एंड साथ साथ रिजल्ट पर भी अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। बाजार खोलने के साथ साथ परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा, पूरे IT स्पेस पर नज़र रहेगी ज़रूर। कल बाजार बंद होने के बाद इन दोनों IT कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखें। परसिस्टेंट के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे और टेक महिंद्रा के नंबर्स जो हैं मिले जुले कहे जाएंगे, नॉट दैट ऑफ बैड, लेकिन हाँ, अनुमान से कुछ हद तक कुछ आंकड़े पैरामीटर्स पर कमज़ोरी ज़रूर हाथ लगी, जिसके चलते मिक्स सेट ऑफ नंबर्स हम बता रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे, और टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट और IT स्पेस पर तो नज़र रहेगी ही, लेकिन इसके अलावा भी ढेर सारी खबरें एक्सचेंजेस पर बाजार बंद होने के बाद आती है। उनमें से इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ न्यूज़ फ्लोज हम आपके लिए निकालते हैं और रिसर्च कर आपको बताते हैं, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है बाजार खुलने के साथ साथ। यही सारे न्यूज़ फ्लोज, एक्शन और खबरों वाले शेयर्स लेकर आज मेरे सहयोगी रविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग रविंदर, बताएं। जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत IT स्पेस से ही करेंगे। तो उसमें जो पहला स्टॉक है टेक महिंद्रा, जहाँ पर टेक महिंद्रा ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट कल अनाउंस किया था आफ्टर मार्केट आवर्स, और उसमें कंपनी का जो डॉलर रेवेन्यू है उसमें 1.4% का अपटिक देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से। वहीं अगर बात करें रुपी रेवेन्यू, तो उसमें भी जो है अप्रॉक्सीमेटली 5% का इसमें अपटिक देखने को मिला है सिक्वेंशियल बेसिस से। वहीं अगर बात करें न्यू डील विंस की, तो उसमें जो है 35% का अपटिक देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, $860 मिलियन पर। तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर के चलते HCL टेक महिंद्रा जो आज फोकस में रह सकता है। परसिस्टेंट सिस्टम भी फोकस में रह सकता है आज के सेशन में क्वार्टरली अर्निंग्स के चलते, जहाँ पर परसिस्टेंट सिस्टम का जो रेवेन्यू है इस क्वार्टर में उसमें 7.4% का ग्रोथ देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें डॉलर रेवेन्यू की, तो डॉलर रेवेन्यू जो है इसमें 4% का अपटिक देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डॉलर रेवेन्यू की। वहीं अगर बात करें TCV की, तो उसमें जो है अपटिक देखने को 15% का अपटिक देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगला जो स्टॉक आज फोकस में रह सकता है थायरोकेयर, जहाँ पर थायरोकेयर ने भी कल अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए थे। तो उसमें कंपनी का जो रेवेन्यू है इसमें 22% से ज़्यादा का अपटिक देखने को मिला है इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 217 करोड़ पर। वहीं
बात करें एबिटा की, तो एबिटा में भी जो है काफ़ी अच्छा अपटिक देखने को मिला है। यहाँ पर कंपनी का जो एबिटा है उसमें अप्रॉक्स 48% का ग्रोथ देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो ओवरऑल थायरोकेयर के भी जो नंबर थे इस क्वार्टर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं, जिसके चलते ये स्टॉक भी जो आज फोकस में रह सकता है। अगला जो स्टॉक है शाइन डीएलएम, जहाँ पर शाइन डीएलएम ने का जो रेवेन्यू है इस क्वार्टर में उसमें 20% से ज़्यादा का डाउनटिक देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 311 करोड़ पर। वहीं अगर बात करें एबिटा मार्जिन्स की, तो एबिटा मार्जिन्स जो है इसमें 192 बेसिस पॉइंट का अपटिक देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं मैनेजमेंट का कहना है कि जो ऑर्डर इनटेक है H1 FY26 में वो उसमें जो है 130% का अपटिक देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ICICI लोम्बार्ड भी आज के सेशन में फोकस में रह सकता है क्वार्टरली रिजल्ट के चलते, जहाँ पर ICICI लोम्बार्ड के जो रिजल्ट है वो मिक्स आए हैं। यहाँ पर कंपनी का जो नेट अर्न प्रीमियम है उसमें 22.5% का ग्रोथ देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 5,652 करोड़ पर। वहीं अगर बात करें GWP की, तो इसमें जो है वो म्यूटेड रहा है 1.6% की ग्रोथ के साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगला जो स्टॉक आज फोकस में रह सकता है सुला वाइनयार्ड्स, जहाँ पर सुला वाइनयार्ड्स का जो Q2 FY26 में जो रेवेन्यू है उसमें वो जो है फ्लैट रहा है, जिसमें 1% का डाउनटिक देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अप्रॉक्सीमेटली 140 करोड़ पर। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है कोल्टे पाटिल डेवलपर्स, जहाँ पर कोल्टे पाटिल डेवलपर्स का जो Q2 FY26 में जो सेल्स है उसमें जो है 9% का ग्रोथ देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें कलेक्शंस की, तो कलेक्शंस में जो है 8% का अपटिक देखने को मिला है सीक्वेंशियल बेसिस पर। वहीं एवरेज रियलाइजेशन जो है इसमें 7% का ग्रोथ देखने को मिला है Q2 FY26 में। सात्विक ग्रीन एनर्जी भी फोकस में रह सकता है ऑर्डर विन के चलते, जहाँ पर सात्विक ग्रीन एनर्जी को जो है 2 ऑर्डर मिले हैं और जो कॉस्ट है इस ऑर्डर का वो 689 करोड़ का है। अगला जो स्टॉक है मिश्रा धातु निगम, जहाँ पर मिश्रा धातु भी जो है ऑर्डर विन के चलते फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी को जो है 306 करोड़ का ऑर्डर मिला है और इसी के साथ साथ जो ओपन ऑर्डर बुक है कंपनी का वो 2,212 करोड़ पर आ जाता है। आखिर में बात करेंगे IRV इन्विट की, जहाँ पर IRV इन्विट फंड ने जो है 54.1 लाख यूनिट्स का इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट पूरा किया है, जिसकी कीमत जो है 60 पर यूनिट रखी गई है और ये कीमत जो है 62.69 के फ्लोर प्राइस से 2.6% यानी 4.2% का जो है डिस्काउंट पर है, जिसके चलते IRV इन्विट भी जो है फोकस में रह सकता है। बिल्कुल रविंदर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी की सारी खबरों वाले शेयर्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। ढेर सारी खबरें हैं, न्यूज़ फ्लोज का एक्शन तो है ही है बाजार में, लेकिन इसके अलावा रिजल्ट बैक्ड एक्शन पर भी खास तौर से नजर रखनी होगी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर IT सेक्टर के चुनिंदा कंपनियों के नंबर्स एक एक कराना शुरू हो चुके हैं। लार्जर IT प्लेस के नतीजे आए हैं, अब छोटी मझौली IT कंपनियों के भी नंबर्स और इसी हफ्ते IT की लगभग कई सारी कंपनियों के नंबर्स स्लेटेड हैं। विप्रो इन्फोसिस के नतीजों पर भी फोकस रहेगा। HCL टेक, महिंद्रा, TCS के नंबर्स आ चुके हैं। सो लगभग IT सेक्टर की तस्वीर जो है रिजल्ट के लिहाज से कैसी है इस हफ्ते तक क्लियर होती ज़रूर नज़र आएगी और इन पर नज़र भी है। और ऑन दी फेस ऑफ इट जो नतीजे आ रहे हैं IT स्पेस के, ऑफकोर्स डाउनवर्ड एक्शन हमने IT स्पेस में वॉलेटाइल मूव्स स्पेस में देखे ज़रूर थे, लेकिन नंबर्स के लिहाज से फ़िलहाल अगर आप देखें क्वार्टरली नंबर्स रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और इसी के चलते हो सकता है कि IT सेक्टर का ओवरऑल सेंटिमेंट जो है बेहतर होता हुआ नजर आए। TCS के नतीजों से ओवरऑल IT सेक्टर के ही नंबर्स से कोई एक्सपेक्टेशन थे नहीं कि बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे, म्यूटेड सेट एंटिसिपेट करके हम चल रहे थे। बावजूद इसके TCS के नंबर्स ने सेंटिमेंट को सुधारने का काम किया। सबसे पहले TCS के नंबर्स आए, अनुमान से काफ़ी अच्छे थे। उसके बाद HCL टेक्नोलॉजीज़ के नंबर्स पर फोकस रहा, वहाँ पर भी अच्छे आंकड़े ज़रूर नज़र आए और टेक महिंद्रा भी एक हाथ दो फिगर्स पैरामीटर्स हमारे अनुमान के मुताबिक नहीं है, लेकिन अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे एक बड़ा ऑब्जर्वेशन ये है कि लगभग सारी कंपनियां IT सेक्टर से जुड़ी हुई जो हैं अपने नंबर्स के साथ अनाउंसमेंट्स कर रही हैं और वो अनाउंसमेंट्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI में डेवलप होने की, इस डेवलपमेंट को और ज़्यादा बढ़ाने की और इस पीस को AI डेवलपमेंट को और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने की कोशिश लगातार कंपनी कर रही है। और इसी के चलते नए अनाउंसमेंट्स, डेवलपमेंट्स, एक्विजिशंस की खबर भी अलॉन्ग विद द सेट ऑफ न्यूज़ फ्लोज एंड रिजल्ट्स ये कंपनियां पोस्ट कर रही है। तीनों कंपनियों ने इस तरह के अनाउंसमेंट्स दिए हैं। सो इन इटसेल्फ कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी स्पेस में चेंज जो कि इनेविटेबल है, उस चेंज को मद्देनज़र रखते हुए इंडियन IT कंपनियां भी अब डिजिटलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं और ये बहुत बड़ा मैसेज है न्यू कह सकते हैं यूथ के लिए, देश के जो एम्प्लॉयमेंट की तलाश कर रहे हैं,
क्योंकि वो काफ़ी हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझते हैं, एआई को काफ़ी हद तक जानते हैं, और इसी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा इन कंपनियों को फ़िलहाल नज़र आ रही है, और हायरिंग भी इन स्पेसेस और इन प्रोफाइल्स पर हो रही है। सो इस ऑब्जर्वेशन पर भी नज़र होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब ये तमाम खबरों को, स्ट्रैटेजीज़ को, न्यूज़ फ्लोज को और ग्लोबल सेटअप को लेकर चलते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट के पास और उनसे समझते हैं कि आज की बाजार की चाल वो कैसे देख रहे हैं। पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। कल हमने देखा मार्केट में मोमेंटम बेस्ड कामकाज नजर आया। आज के सत्र में दिन की शुरुआत में विदेशी बाजार से कोई खास कमजोरी के संकेत नहीं है। यूएस मार्केट्स में हमने नैस्डैक, एसएनपी में बिकवाली देखी जरूर, डाउ जोन्स में बिकवाली देखी ज़रूर, लेकिन उसके अलावा एशियाई बाजार अच्छे हैं। गिफ्ट निफ्टी में मजबूती के संकेत, साइंस नज़र आ रहे हैं, और भारतीय बाजार में रिजल्ट बैक्ड एक्शन तो लगातार हम देख ही रहे हैं। हाउ डू यू सी द टेक्सचर ऑफ द मार्केट टुडे? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी जी। बिल्कुल, जैसे हमने लास्ट 2 दिन में थोड़ा बहुत स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग देखा मार्केट में। मुझे लग रहा है कि जो सपोर्ट्स थे 25,000 के 50 से लेके 25,000 के आसपास, मुझे लग रहा है कि कल हमने डिस्कस भी किया था कि उसी के आसपास सपोर्ट्स है, तो वहां से रिबाउंस भी देखने को मिल रहा था। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह के आज गिफ्ट निफ्टी भी ओपन होते नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर पॉजिटिव ही ओपन होगा। लेकिन ऊपर की ओर देखा है तो 25,250 से लेकर 300 के आसपास रेजिस्टेंस जोन है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत कैप हो सकता है मार्केट। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट ही है जब तक 20,000 के ऊपर मार्केट निफ्टी इंडेक्स होल्ड कर रहा है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये जो कंसोलिडेशन है एक नैरो रेंज में हो सकता है, जहाँ पे 25,000 से लेकर 24,200 के आसपास रेंज में चल सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट निफ्टी इंडेक्स। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं, देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ा बहुत वीक वाले देखने मिल रहा था कल के ट्रेडिंग सेशन में। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी थोड़ा बहुत साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि निफ्टी से कंपेयर करेंगे तो बैंक निफ्टी अभी भी बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस दिखा रहा है। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस एक बार 56,700 के लेवल निकल जाता है, तो मुझे लग रहा है कि एक यहाँ पे अच्छा शार्प रैली देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव स्टैंड रहेगा वेरास निफ्टी से कंपेयर करेंगे तो ओवरऑल के लिए। और आज के लिए मेरे रडार पे 2 स्टॉक्स है। पहला स्टॉक रहेगा चोला फाइनेंस में। अगर चोला फाइनेंस में चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद कल से ट्रेडिंग सेशन में एक पॉजिटिव कैंडल से क्लोजिंग दिया हुआ है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है चोला फाइनेंस में, और टारगेट्स बनेंगे 1720 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1595 का चोला फाइनेंस में। और दूसरा स्टॉक रहेगा मैनकाइंड फार्मा में। अगर मैनकाइंड फार्मा में देखा तो लास्ट कुछ दिनों से एक बिकवाली देखने मिल रहा था, और कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक प्राइस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के साथ रिवर्स होते हुए नजर आ रही है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और टारगेट्स बनेंगे 2510 के लिए, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2400 का मैनकाइंड फार्मा में। तो चलिए ये ट्रेडिंग आइडियाज़ हरीश जुजारे की तरफ से विद टारगेट स्टॉप लॉसेस इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसके अलावा भी हरीश, अगर आप देखें, रिजल्ट बैक्ड एक्शन आईटी सेक्टर पर नज़र आ रहा है। लगातार आईटी स्पेस से जुड़ी कंपनियों के नतीजे आए हैं, एंड इन द लाइट ऑफ सेम टेक महिंद्रा के नंबर्स कल आए बाजार बंद होने के बाद। परसिस्टेंट सिस्टम के नंबर्स जो हैं वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल आज होंगे, बिकॉज नतीजे हर लिहाज से काफ़ी अच्छे हैं परसिस्टेंट के। कैसे देख रहे हैं आईटी मेजर टेक महिंद्रा एंड मिड कैप आईटी प्लेस में परसिस्टेंट सिस्टम को आप? मानसी जी, अगर आईटी ओवरऑल पैक की बात करते हैं, देखिए जहाँ पे हमने थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी देखने मिल रहा था कुछ दिनों से, टेक महिंद्रा का रिजल्ट आने के बाद भी मुझे लग रहा है कि स्टॉक में ज्यादा इतना उछाल नहीं देखने मिला। बिल्कुल कल एक ऑलमोस्ट 1% के गेंस के साथ क्लोजिंग दिया हुआ है। मुझे लग रहा है कि जो एक कंसोलिडेशन है, जो हैंगओवर है अभी भी, वो अभी भी एक्सटेंडेड है। जब तक इसमें से क्लैरिटी नहीं मिलती है, मुझे लग रहा है कि एक क्लियर रिवर्सल देखना थोड़ा मुश्किल है आईटी सेगमेंट में। लेकिन शॉर्ट टर्म में बिल्कुल छोटे अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था कि टेक महिंद्रा में भी अगर देखा है तो ऊपर की ओर एक बाउंस देखने मिल सकता है, जहाँ पे 1530 1525 के आसपास रेजिस्टेंस जोन है। तो वहां तक मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म में बाउंस देखने मिल सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक मेजर टर्न अराउंड देखना थोड़ा मुश्किल है स्टॉक्स में। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर आईटी में देखना है तो फिर बहुत स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच होना चाहिए, जैसे कि कोफोर्ज हो गया। कोफोर में देखा जाए तो बिल्कुल वहां पे एक सपोर्ट्स लेके स्टॉक प्राइस 200 मूविंग एवरेज के आसपास से बाउंस करते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कोफोर जो स्टॉक्स में निवेश करने के लिए कोशिश करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए जब तक पूरा क्लैरिटी ना आए आईटी सेगमेंट में।
चलिए, तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म में थोड़ा वेट एंड वॉच ज़रूर करना होगा, बिकॉज हमने देखा है इस सेक्टर में काफ़ी हद तक वॉलेटाइल मूव्स नज़र आए हैं। नतीजे अच्छे आना शुरू हुए ज़रूर हैं, लेकिन टू अर्ली टू से यहाँ से पूरा सेक्टर कब वापस से तेज़ी की चाल पकड़ेगा, इन इट सेल्फ इज़ अ क्वेश्चन। लेकिन जहाँ हम टेक्निकल नज़रिया जान रहे हैं, फंडामेंटल आउटलुक भी समझने की कोशिश करते हैं। एंड मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल राहुल शाह अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। अभी थोड़ी देर पहले हम आईटी सेक्टर को ही डिस्कस कर रहे थे, और सबसे ज़्यादा बड़ा डिस्कशन पॉइंट भी इस वक्त आईटी सेक्टर है, बिकॉज रिजल्ट्स वहाँ से आ रहे हैं। धीरे धीरे टेलीकॉम प्लेयर्स, बैंकिंग और अन्य सेक्टर्स के नतीजे भी आना शुरू होंगे। इनफैक्ट इस हफ्ते ही ढेर सारी कंपनियां, 200 से ज़्यादा कंपनियों के नंबर्स हैं, लेकिन आईटी सेक्टर के बड़ी दिग्गज कंपनियों के नंबर्स इस हफ्ते आते हुए दिखेंगे। हाउ डू यू सी द एंटायर स्पेस, लार्जर आईटी प्लेयर्स एज वेल एज मिड कैप आईटी? लंबी अवधि के लिए क्या कन्विक्शन बन रहा है यहाँ पर? हाय गुड मॉर्निंग। आई थिंक जिस तरह से सेटअप देखने को मिला है, आई थिंक तो सेक्टर आईटी सेक्टर हम देखें तो लास्ट 12 से 18 महीने तक से हम देखें तो एवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर आई थिंक द नंबर्स हैव बीन जस्ट बीन सॉफ्ट और मे बी अ फ्लैटिश काइंड ऑफ वेरी हार्डली हमने देखे एक फ्यू सिलेक्ट नेम्स इन मिड कैप्स में जहाँ पे नंबर्स एस्टिमेट से ज्यादा आते हुए देखने को मिला है। हम देखे कि जैसे भी लार्ज नतीजे टीसीएस का नतीजे आते हुए देखे या एचसीएल टेक के नतीजे आते हुए देखे, सभी चीज में मेरे ख्याल से फ्लैटिश काइंड ऑफ देखने को मिला है। और आने वाले दिनों में भी मुझे लग रहा है जब तक क्लैरिटी बीएफएसआई सेगमेंट के अंदर ग्रोथ नहीं दिखेगा इन टर्म्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द एक्सपोर्ट साइड्स इन टर्म्स ऑफ यूएस यूके एंड सो ऑन एंड ऑन, तो मेरे ख्याल से अभी भी मेरे ख्याल से वहाँ हम देखे तो कमेंट्री भी सुने तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई बड़ा ग्रोथ दिखने को नहीं मिलता। इसीलिए हम देखे कि वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव सप्रेस होते हुए देखने को मिला है इन स्पाइट ऑफ द नंबर्स फ्लैट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लार्ज कैप आईटी कंपनीज के अंदर वीजावी मिड कैप्स में अब बताए तो मेरे ख्याल से आई वुड रेदर फोकस मोर ऑन द मिड कैप आईटी कंपनीज जहाँ पे ग्रोथ अभी भी देखने को मिल रहा है और वैल्यूएशंस हमने थोड़े घटते हुए देखने को मिले हैं काफी सारे केसेस के अंदर। टू गिव यू पर्सपेक्टिव, हमने देखे 2 नंबर्स, परसिस्टेंट और टेक महिंद्रा, दोनों नंबर्स मेरे ख्याल से जो स्ट्रीट एस्टिमेट कर रहा था उससे बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए तो, और टेक महिंद्रा तो मेरे हिसाब से ऑल राउंड नंबर्स बहुत ही बेहतरीन आते हुए देखने को मिला है। तो हमें लग रहा है कि मिड कैप आईटी कंपनीज टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, ये सभी आउट परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले दिनों में वर्सेस द लार्ज कैप कंपनीज। सो आई वुड वेट इन टू बाय अ लार्ज कैप आईटी कंपनीज रेदर देन बाइंग। आई वुड प्रेफर कि हम मिड कैप आईटी कंपनीज के अंदर जाएं। अग्री। लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप, ये लगातार चर्चा रहती है जब आईटी स्पेस की हम बात करते हैं, और इसी के चलते अगर इनफैक्ट पहले भी हमने आपको बताया था कि आईटी स्पेस में अगर आईटी सेक्टर को आगे बढ़ना है, तेज़ी की तरफ चलना है, तो शुरुआत मिड कैप आईटी यानी छोटी मझोली आईटी कंपनियों से ही होती दिखेगी, और वो होता नज़र भी आ रहा है। एक्सपर्ट का भी कॉन्विक्शन जो है वो वहीं पर बढ़ता हुआ। आईटी सेक्टर को अगर प्ले आउट करना है, स्ट्रैटेजाइज करना है, तो मिड कैप आईटीज़ पर नज़र होनी चाहिए खास तौर से। ये राय इस वक्त हमें मिलती हुई। लेकिन एक और कंपनी है हरीश, जिस पर आपसे एक टेक्निकल नज़रिया हम जानना चाहेंगे। दूसरी तिमाही में थायरोकेयर का मुनाफा जो है वो 80% बढ़ता हुआ दिखा है। कंपनी की आय में भी 22% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, और शानदार ग्रोथ मार्जिन्स के फ्रंट पर भी नजर आई है। थायरोकेयर कल के सत्र में अगर देखें 1264 के लेवल्स पर हमने क्लोजिंग देखी थी। अच्छे नंबर्स का इम्पैक्ट कितना पड़ता दिखेगा ये तो बाजार खुलने पर हम समझ पाएंगे, लेकिन टेक्निकली चार्ट चेक कर बताएं आपकी राय क्या होगी। मानसी जी, बिल्कुल अगर थायरोकेयर के चार्ट सेक्शन में देखते हैं तो देखिए लास्ट कुछ दिनों से थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिल रहा था, उसके बाद हमने रिवर्सल भी देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि थायरोकेयर जो है एक छोटा सा रेजिस्टेंस के पास ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है, जहाँ पे 1310 के आसपास है। लग रहा है कि अगर ये लेवल अगर निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक फ्रेश रैली, एक लेग ऑफ रैली देखने मिल सकता है थायरोकेयर में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हायर टॉप हायर बॉटम का इंटैक्ट है स्टॉप प्राइस में, एक छोटा सा हर्डल है, रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। तो अगर ये लेवल अगर निकल जाए तो 1310 के आसपास मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फ्रेश रैली देखने मिल सकता है। अगर किसी का बाइंग है तो बिल्कुल इसमें बने रह सकते हैं, थोड़ा वेट करना चाहिए। एक बार 1310 का जो रेजिस्टेंस है निकल जाए तो यहाँ पे अच्छा तेजी देखने मिल सकता है। फिलहाल के लिए सपोर्ट्स की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि 1190 के आसपास और 1200 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है। मुझे लग रहा है कि अगर इसमें थोड़ा डिप आता है तो उस लेवल पे बाइंग का फिर से चल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सेटअप है क्लियरली एक डायरेक्शनल अप ट्रेंड है स्टॉक प्राइस में।
डायरेक्शनल अपडेट स्टॉक प्राइस में, और इसी के चलते थायरोकेयर पर नज़र ज़रूर रखें। पोजीशंस अगर हैं इंटैक्ट रखी जानी चाहिए, लेकिन साथ साथ बाजार खुलने पर रिजल्ट बैक्ड मूव कितने नज़र आते हैं इस पर खास तौर से हम नज़र रखेंगे। लेकिन खबरों वाले शेयर्स ढेर सारे हैं, रिजल्ट का एक्शन ढेर सारा है, और ये वही समय है जबकि ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट भी काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। हर रिजल्ट के ठीक बाद ब्रोकरेजेस का भी नज़रिया आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी होता है। ब्रोकरेज के सारे रिपोर्ट्स लेकर तृप्ति हमारे साथ जुड़ गई हैं। बताएं तृप्ति, ब्रोकरेजेस के रेडार पर इस वक्त क्या कुछ है? जी हाँ, टेक महिंद्रा से शुरुआत करते हैं। काफ़ी सारी ब्रोकरेजेस ने टेक महिंद्रा पर अपनी राय दी है। कल क्वार्टर 2 के नतीजे कंपनी ने जारी किए, अनुमान से बेहतर नतीजे आए हैं। मॉर्गन स्टैनली की राय देखिए तो अंडरवेट की रेटिंग इन्होंने बरकरार दी है और टारगेट प्राइस 1555 रुपये प्रति शेयर का दिया। गोल्डमैन सैक्स ने भी टेक महिंद्रा पर अपनी राय दी है और सेल की रेटिंग इन्होंने बरकरार रखी। टारगेट प्राइस को रिवाइज किया है 1380 से 1410 रुपये प्रति शेयर का। नुवामा का क्या कहना है टेक महिंद्रा पर, तो इन्होंने अपनी रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखा है और टारगेट को रिवाइज किया है। 1300 से बढ़ाकर 1350 का टारगेट नुवामा ने टेक महिंद्रा पर रखा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर भी नुवामा की राय देख लेते हैं तो खरीदारी की राय बरकरार है। टारगेट प्राइस जो उन्होंने दिया है 770 रुपये प्रति शेयर का है। रिटेल एपीई में 7% की गिरावट से टोटल एपीई में इन्हें यहां से कमजोरी नजर आती है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर एलारा ने अपनी राय दी है। एक्यूमुलेट से बढ़ाकर बाई की रेटिंग इन्होंने दी है, वहीं टारगेट को भी इन्होंने बढ़ा है 2250 से घटाकर 1960 का इन्होंने टारगेट रखा है। रिटेल, हेल्थ, मोटर, फायर इंजीनियरिंग सेगमेंट में इन्हें आगे जाकर कंपनी में मजबूती नजर आती है। पर्सिस्टेंट सिस्टम्स की बात कर लेते हैं। कल क्वार्टर 2 के नतीजे जारी किए, अच्छे नतीजे इनके रहे हैं। इसी के साथ नुवामा ने भी खरीदारी की राय दी है। टारगेट को रिवाइज किया है 6600 से बढ़ाकर 7000 का इन्होंने टारगेट रख दिया है। रेवेन्यू तिमाही पर 4.4% की ग्रोथ की उम्मीद है। वहीं बेहतर ग्रोथ से कॉन्ट्रैक्ट भी कंपनी के बढ़ने वाले हैं आने वाले दिनों में। लीला पैलेसेस होटल पर भी एलारा ने अपनी राय रखी है। खरीदारी की राय है, टारगेट को रिवाइज किया है 569 करोड़ से 553 करोड़ का इन्होंने टारगेट रख दिया है। ग्लोबल प्रॉपर्टीज में कैपिटल लगाने से फायदे की उम्मीद है और एक्सपेंडेशन से भी आगे जाकर कंपनी में बेहतर ग्रोथ की उम्मीद इन्हें यहाँ पर लग रही है। बिल्कुल तृप्ति, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। इसके अलावा ऑन अ फंडामेंटल बेसिस राहुल आपसे, बिकॉज आईटी सेक्टर के नतीजे तो आ रहे हैं लेकिन फ्रॉम हियर अब हम देखेंगे बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के नंबर्स पर भी फोकस रहेगा। क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियोज, डिपॉजिट ग्रोथ सिनेरियोज इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जब बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के नतीजों की बात चलती है। एंड क्वार्टरली अपडेट्स पिछले दिनों नतीजों की सीजन की शुरुआत से पहले हर सेक्टर में हमने देखा, रियल एस्टेट में भी क्वार्टरली अपडेट्स आए थे और इसी तरह से बैंक्स फाइनेंशियल्स के भी क्वार्टरली अपडेट्स पर फोकस था। कुछ तमाम बैंक्स फाइनेंशियल्स के क्वार्टरली अपडेट्स हमने देखे और जो पॉजिटिव डिसेंट अपडेट्स भी थे। कैसे देख रहे हैं सरकारी बैंक और निजी बैंक क्षेत्र की चाल नतीजों से ठीक पहले? आई थिंक क्वार्टरली अपडेट्स काफी सारे बैंक्स के देखे, पीएसयू बैंक्स के और प्लस प्राइवेट बैंक्स के अंदर। तो लार्ज बैंक्स की बात करें तो आई थिंक एचडीएफसी मेरे ख्याल से इन लाइन विद व्हाट स्ट्रीट एस्टिमेट्स, उनका जो क्वार्टरली अपडेट्स आया है पॉजिटिव साइड पे देखने को मिला है। एंड आई थिंक इफ यू लुक एट इट फाइनेंशियल्स में लार्ज बैंक्स के अंदर एचडी इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर इन टर्म्स ऑफ लास्ट 6 मंथ्स हम देखे तो। सिमिलरली हम देखे तो पीएसयू बैंक्स के अंदर तो सेकेंड राउंड पीएसयू बैंक्स जितने भी के क्वार्टरली अपडेट्स आए, यूनियन बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, सो ऑन एंड ऑन, तो मेरे ख्याल से सबके भी नंबर्स मेरे ख्याल से एनकरेजिंग आते हुए देखने को मिला है। सो आई थिंक वन सेक्टर विच इज वेरी क्लियर इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स विजिबिलिटी, जो सेक्टर ग्रोथ में देखने को मिलेगा वो है फाइनेंशियल्स, दैट इज बैंकिंग एज अ होल। तो हमें लगता है कि लार्ज प्राइवेट बैंक्स एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बोथ विल लीड in terms of the numbers. Secondly, in terms of PSU banks, starting with State Bank and followed by Union, Bank of India, ये तीनों के भी numbers काफी strong आते हुए देखने को मिले हैं। और जिस तरह से सिस्टम में हमें लगता है कि in terms of credit growth, in terms of visibility, in terms of asset quality, ये सभी क्षेत्रों के अंदर हमें लग रहा है कि बैंक्स में ये टाइम सुधरते आते हुए देखने को मिलेगा। तो we feel that this 5 names which I have mentioned, हमें लगता है कि रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड प्लस वैल्यूएशन, कंफर्ट प्लस ग्रोथ, तो मुझे लगता है कि ये सभी स्टॉक्स के अंदर लिया जा सकता है, ऐसी हमारी रिकमेंडेशन रहेगी। मेंटल नजरिया बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर, यहाँ से आगे बैंक्स फाइनेंशियल्स के नंबर्स पर फोकस रहेगा। हरीश, आपसे भी एक टेक्निकल नजरिया बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर जानना चाहेंगे।
निजी बैंक क्षेत्र, सरकारी बैंक क्षेत्र में अगर कहीं कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस आ रहा है, पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स अगर आप सुझाना चाहें, और साथ ही फाइनेंशियल स्पेस NBFCs पर भी फोकस कीजिएगा ज़रूर। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मानसी जी, हमने देखा है तो क्लियरली एक बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी देखा है तो बैंक निफ्टी में क्लियरली एक आउट परफॉर्मेंस रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में। मुझे लग रहा है कि बैंक्स में बिल्कुल यहाँ पे अच्छी तेजी बनी देखने मिल रही है कुछ दिनों से। हो सकता है कि PSU बैंक्स हो, इवन प्राइवेट बैंक्स में हो, दोनों सेगमेंट में मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी है। अगर PSU बैंक की बात करते हैं, वहाँ पे देखा जाए तो SBI एक बेटर स्टॉक है, जहाँ पे क्लियरली एक अप ट्रेंड है। स्टॉक प्राइस में देखा है तो लगातार एक हाई टॉप हाई बॉटम होते हुए नजर आ रहा है, और स्टॉक प्राइस फिर से कंसोलिडेशन से बाहर निकलते हुए देखने मिल रहा है कल के ट्रेडिंग सेशन में। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक SBI एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगा बाइंग के लिए फिलहाल के लिए। तो जो यहाँ पे लग रहा है कि सपोर्ट जोन है 870 के आसपास ही है। मुझे लग रहा है कि छोटे से स्टॉक के साथ बाइंग कर सकते हैं यहाँ पे। मुझे लग रहा है ऊपर की ओर टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है 9110 का। तो इमीडिएट बेस में ये स्टॉक टारगेट्स बनेंगे। अगर उसके ऊपर निकला जाए तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक फ्रेश रैली देखने मिल सकता है SBI में। और दूसरे स्टॉक की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि एक्सिस बैंक है एक जो बैंक है, जहाँ पे क्लियरली अप ट्रेंड देखने मिल रहा है लास्ट कुछ दिनों से। तो स्टॉक प्राइस में भी यहाँ पे भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है एक्सिस बैंक में, जहाँ पे ऊपर की ओर शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट दिखाई दे रहे हैं 1250 के आसपास तक, और उसके ऊपर नेक्स्ट टारगेट बनेंगे 1280 का। तो मुझे लग रहा है कि SBI और एक्सिस बैंक दो स्टॉक्स रहेंगे यहाँ पे बाइंग के लिए करंट लेवल्स पे भी, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए एक्सिस बैंक के लिए 1150 का करंट लेवल से। अगर दूसरा चीज देखा है तो एक छोटे बैंक जहाँ पे फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स में भी बहुत अच्छा बाइंग दिखाई दे रहा है। अगर उसमें से देखा है तो IDFC फर्स्ट रहेगा, एक बैंक जहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे क्लियरली एक ओवरऑल टर्नअराउंड होते हुए नजर आ रहा है। तो IDFC बैंक में भी ध्यान रख सकते हैं लॉन्ग टर्म पोजिशन के लिए। SBI, एक्सिस बैंक, IDFC, ये सारे बैंक्स हैं जिस पर नज़र रखनी चाहिए, एंड बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर खास तौर से एक इम्पैक्ट आता हुआ नज़र आएगा। और यहाँ से आगे IT स्पेस के नंबर्स रिजल्ट्स तो आ रहे हैं, फिर टेलीकॉम प्लेयर्स के भी नंबर्स आते दिखेंगे, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, कंजम्पशन, एक सारे के सारे सेगमेंट्स के रिजल्ट्स जिस पर नज़र रहेगी। लेकिन जहाँ नंबर्स आ चुके हैं और अच्छा एक्शन देखने को मिला है, उन स्टॉक्स पर भी फोकस होना चाहिए। और एक्सचेंज एंसलरी, राहुल आपसे एक टेक हम जानना चाहेंगे। कल के सत्र में भी हमने देखा प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन नज़र आया ज़रूर। BSE लिमिटेड वोलेटाइल मूव्स थे ज़रूर, लेकिन इन्वेस्टर फेवरेट एक समय था जब BSE लिमिटेड था, उसके बाद हमने देखा काफ़ी वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव के बीच रिस्की हो चुका था, एंड येट अगेन अब वापस से इन्वेस्टर फेवरेट होने की कोशिश, और लगातार हम देख भी रहे हैं आए दिन मोमेंटम बेस्ड कामकाज नज़र आता है। 1.25% के डाउन ट्रेंड्स देखे ज़रूर हमने, लेकिन फंडामेंटल आउटलुक BSE लिमिटेड पर क्या होगा? एक बात करें तो मेरे ख्याल से फाइनेंशियल जैसा सेक्टर में हम देखें तो आई थिंक ये कैपिटल मार्केट थीमेटिक वाले जो स्टॉक्स है, दे वर द बेस्ट परफॉर्मर स्टॉक इन लास्ट 1 ईयर वर्सेस द बैंक्स और एनी अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये जो तेजी है इंटायर कैपिटल मार्केट थीम, इट इज नॉट ओनली फॉर अ ईयर और सो, बट दिस इज गोइंग टू बी कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म स्टॉक्स की बात करें तो मेरे ख्याल से BSE क्वार्टरली अपडेट्स जो आया शानदार रहा, और प्लस उनके बाद हम सेकेंडरी बात करें इन टर्म्स ऑफ के जो हैंगओवर था कि इन टर्म्स में वीकली एक्सपायरी तुरंत बंद कर देंगे जो है, तो आई थिंक देयर इज सम ब्रीदर फॉर इट इन टर्म्स ऑफ इट। तो प्लस हम देखें CDSL है कि ये स्कैम्स है कि सो ऑन एंड ऑन के जितने भी कंपनीज रिलेटेड बात करें, तो मेरे ख्याल से ये थीम इज फॉर द कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ ये ग्रोथ आते रहेंगे 15 से 18%, तो नंबर्स कंपाउंड होते रहेंगे, और मे बी 3-4 साल में एक बड़ा लंबा तेजी भी हम यूजुअली मार्केट साइकिल्स देखते हैं, तो वहां पे भी मोमेंटम बिल्ड हो जाता है। तो आई फील दिस सेक्टर विल पॉज टू डू वेल। तो हमारी राय है कि पहले BSE थोड़ा वैल्यूएशन लेवल्स पे स्ट्रेच हो चुका है इन टर्म्स ऑफ करंट लेवल्स पे, लेकिन कोई भी सेल ऑफ होता है तो मेरे ख्याल से BSE लिया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। में खरीदारी के मौके ढूंढे जाएं, लॉन्गर टर्म प्ले कन्विक्शन यहाँ पर है और बरकरार रहेगा। BSE लिमिटेड के लिए ये राय इस वक्त हमें मिलती 2448 के लेवल्स पर। कल हमने क्लोजिंग देखी थी, गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल नजरिया कन्विक्शन लगातार स्टॉक के लिए बनता रहता है। हरीश, आपसे भी सिमिलर स्पेस पर ही एक सवाल होगा। आनंद राठी पर एक टेक्निकल टेक दीजिएगा। कल के सत्र में हमने देखा कंपनी के नंबर्स जो मजबूत आए, उसके ठीक बाद स्टॉक में ज़बरदस्त एक्शन, 8% के गेंस के साथ कामकाज देखने को मिला। अब नई अपॉर्चुनिटी, नई एंट्री अपॉर्चुनिटीज़ के लिए
कह सकते हैं कि काफ़ी चल गया है स्टॉक, लेकिन पोजीशंस जिन्होंने बना रखी हैं वो क्या करें। 7-8% के गेंस कल हमने देखे। इसके अलावा इरिडा के भी स्टॉक प्राइस पर एक नज़र होनी चाहिए। मजबूत नतीजे और इन नतीजों का असर हमने कल के सत्र में इन इटसेल्फ देख लिया था। कंपनी की आय में करीब 26% की बढ़त, मुनाफा भी 42% बढ़ता हुआ देखने को मिला था। हर लिहाज से अच्छे नंबर्स। 3% के गेंस पर यह भी कल क्लोज हुआ है। बिल्कुल मानसी जी, अगर देखा जाए तो पहले हम डिस्कस करेंगे तो आनंद राठी का अगर देखा जाए तो बिल्कुल जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था इस स्टॉक के बारे में, उसके बाद हमने ये अच्छा खासा रैली भी देखने मिल रहा था। तो जिस तरीके से एक स्टॉक प्राइस जो है क्लियरली हायर टॉप हायर बॉटम में इंटैक्ट है और लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेशन में था स्टॉक प्राइस और प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो है कल ही क्रॉस किया जो था 3090 के आसपास। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से एक रैली स्टार्ट हुई है वापस वॉल्यूम के साथ, मुझे लग रहा है कि ये और भी एक्सटेंड हो सकती है आगे भी। तो मुझे लग रहा है कि जो भी सपोर्ट्स है अभी करंटली देखा है तो 3100 के आसपास है। और मुझे लग रहा है कि अगर इस लेवल से अगर मिल जाता है तो फिर से एक बार एक एंट्री का मौका मिल सकता है स्टॉक में। और किसी के पास लॉन्ग है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इस सेगमेंट में देखा है तो क्लियरली आउट परफॉर्मर रहा है आनंद राठी। तो मुझे लग रहा है आगे जाके भी एक जो आउट परफॉर्मेंस है कंटिन्यू होते देख सकता है। तो करंट लेवल से या थोड़ा नीचे लेवल पे मिलता है तो 3100 के आसपास, तो वहां पे एक फिर से एक फ्रेश बाइंग के लिए भी शॉर्ट टर्म के लिए इनिशिएट किया जा सकता है इसमें। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि 3500 के ऊपर तक चांसेस है स्टॉक प्राइस में उछाल के लिए। और अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहे तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3900 का स्टॉक में आनंद राठी में। अगर नेक्स्ट चीज अगर IRDA की बात करते हैं, एरिडा में देखा है तो देखिए लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेशन है, लेकिन स्टॉक प्राइस में देखा है तो एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है 140 लेवल्स के आसपास। जैसे 140 टच होता है वहां से एक बार शार्प रिकवरी देखने मिला है लगातार। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बॉटम तो बेस बन चुका है। शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि एक मौका मिल सकता है यहाँ पे। ऊपर के ओर टारगेट्स बनेंगे तो 165 से 168 के आसपास तक एक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 146 का एरिडा में। तो एरिडा भी और भी दोनों स्टॉक्स मुझे लग रहा है कि तेजी का ही है, शॉर्ट टर्म में बिल्कुल एरिडा में बाइंग बन सकता है। इरिडा और साथ ही आनंद राठी पर ये टेक रिजल्ट बैक्ड एक्शन यहाँ पर नजर आया। अच्छे नतीजे और नतीजों का असर हमने देखा, लेकिन इसी तरह का एक इम्पैक्ट लैंडमार्क कार के स्टॉक में भी कल के सत्र में देखने को मिला था। लैंडमार्क कार्स के बिजनेस अपडेट आए थे, पॉजिटिव बिजनेस अपडेट्स, जिसका इम्पैक्ट हमने देखा था। बिजनेस सेगमेंट्स के डेवलपमेंट्स पर भी इन पर्टिकुलर बातचीत इस अपडेट्स में हुई और ये टेक अवेज भी काफ़ी स्ट्रांग थे। और साथ ही ड्रीम फोक्स पर भी एक नज़र। हरीश, दोनों पर आपसे टेक जानना चाहेंगे। ड्रीम फोक्स के तो पिछले 5 दिनों के चार्ट्स को देखना चाहिए। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में करीब 35% तक के रिटर्न्स ड्रीम फोक्स के स्टॉक ने देखे हैं और कल के सत्र में भी करीब 3.5% के गेंस थे। मान लीजिए अगर पहले अगर हम लोग ड्रीम फोक्स की बात करते हैं, देखिए ड्रीम फोक्स में हमने एक लगातार डाउनटर्न देखने मिल रहा था बिजनेस में इश्यूज के ऊपर। तो उसके बाद जो भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रिकवरी देखने मिल रहा है, इतना शार्प अपमूव, ये बस शॉर्ट टर्म के बाउंस बैक की नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, ऐसा कुछ मेजर रिवर्सल दिखाई नहीं दे रहा है स्टॉक प्राइस में। तो किसी के पास अगर बाइंग है तो ये जो लेवल अपमूव आते हैं जो भी पुल बैक से, वहां पे इसमें एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल मैं अवॉइड करूंगा इस स्टॉक में। तो जिस तरीके से इस स्टॉक में वॉलेटिलिटी बनी हुई है तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि इसमें से थोड़ा टाइम पीरियड दूर रहना चाहिए जब तक क्लैरिटी ना आए। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि स्टॉक में से तो बाइंग अवॉइड करना चाहिए करंट लेवल से। और अगर लैंडमार्क की बात करते हैं, देखा जाए तो बिल्कुल कल के न्यूज के बाद हमने एक अच्छा बाउंस देखने मिल रहा था स्टॉक प्राइस में। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक ऑलरेडी एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखा है तो एक ब्रेकआउट है ट्रेंड लाइन का, जहाँ पे एक और कंटिन्यूएशन पैटर्न भी देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ एक कंटिन्यूएशन जो है एक्सटेंड भी हो सकता है और आगे भी। लेकिन जिस तरीके से हमने कल अपमूव देखने मिला था उसके चलते थोड़ा कंसोलिडेशन होना जरूरी है। मुझे लग रहा है कि अगर बाई चांस एक थोड़ा सा डिप आता है तो वहां पे बाइंग करना बेटर लेवल्स रहेगा। मुझे लग रहा है कि सपोर्ट जोन दिखाई दे रहे 615 के आसपास से 600 के आसपास। तो अगर इस लेवल से अगर फिर से रिटेस्ट करता है तो स्टॉक प्राइस वहां पे बाइंग करना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट जोन देखा है तो 575 के आसपास ही है। तो उसी के स्टॉक पे सर मुझे लग रहा है कि बाइंग कर सकते हैं। ऊपर की ओर देखा है तो शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 650 660 के आसपास ही, और उसके ऊपर नेक्स्ट बनेगा 710 के आसपास। तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल्स के लिए बाइंग बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बाय ऑन रिस्क का स्ट्रेटेजी मेंटेन करना चाहिए लैंडमार्क कार्स पे।
ऑलराइट, तो लैंडमार्क कार्स यहाँ पर कुछ लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं, पर जिस तरीके से हम ऑटो सेक्टर में धूम देख रहे हैं, आज फोकस रहेगा Hyundai मोटर पर भी, क्योंकि कंपनी के आज इन्वेस्टर डे है और उससे पहले जब उन्होंने प्रेजेंटेशन जारी की, क्या शानदार कमेंट्री रही है तमाम फ्रंट्स पे। देखिए, प्रोडक्ट लॉन्चेस को लेकर उनका कहना है कि टोटल 26 मॉडल्स जो हैं 2030 तक आते हुए दिखेंगे। कई सारे नए लॉन्चेस होंगे, जहाँ पर 8 हाइब्रिड्स उतारेगी Hyundai मोटर इंडिया 2030 तक। इसमें 5 ईवी लॉन्चेस होंगे 2030 तक, आइस 13 मॉडल्स रहेंगे और साथ ही साथ एसयूवीज का कंट्रीब्यूशन 80% से भी ज़्यादा रहेगा। हालांकि सिडैन और हैचबैक्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा कम होगा, पर पूरे मिक्स में अभी भी 10-12% वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे। इसके साथ साथ ग्लोबली अगर देखें तो पूरे ग्लोबल सेल्स में से 20% कंट्रीब्यूशन सिर्फ इंडिया बिजनेस से आता हुआ दिखेगा 2030 तक, क्योंकि यहाँ पर कई सारे एक्सपेंशन प्लान्स भी हैं। 30% जो पूरी कैपेसिटी रहेगी आने वाले सालों में वो एक्सपोर्ट होगी, जहां पर कंपनी ज़्यादा मुनाफा कमाती है, मार्जिन्स भी बेहतर होते हैं। उनका कहना है कि इबिट मार्जिन्स डबल डिजिट रहेंगे 11 से 14%। साथ ही डिविडेंड पे आउट काफ़ी अच्छा रहेगा और रेवेन्यू भी 1.5 गुना करने का उनका टारगेट है 2030 तक। तो देखिए, ऐसे मूड माहौल में इतनी शानदार कमेंट्री आना Hyundai मोटर्स इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी कमेंट्री। अब देखते हैं एग्जीक्यूशन प्लान्स कैसे हैं, क्या कुछ बड़े प्लान्स हैं और इसके बारे में समझेंगे। पर राहुल, एक बार आपकी राय Hyundai मोटर्स पे, क्योंकि कमेंट्री तो अच्छी रही है, बट इन मौजूदा स्तरों पे ऐसी वैल्यूएशंस पे कैसे देख रहे हैं आप इसको, क्योंकि ये स्टॉक प्राइस के लिहाज से हाल फिलहाल थोड़ा करेक्शन भी हमने देखा है। सो आई थिंक एंटायर ऑटो एज अ सेक्टर, हमें सभी जानते हैं कि पोस्ट जीएसटी रेट कट हम सभी स्टॉक्स के अंदर री रेटिंग देखने को मिला है। बी टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स, सभी स्टॉक्स के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम में बिल्ड देते हुए देखा है और नंबर भी, जो मंथली नंबर्स भी अच्छे आते हुए देखने को मिला है। तो आई थिंक इफ आई हैव टू कंपेयर इन पैसेंजर व्हीकल, तो मेरे 3 बैट्स रहेंगे। वन इज ऑब्वियसली टॉप bet is Maruti in from the sector, and followed by M&M, playing both rural and urban theme into it. And thirdly, I think Hyundai जो in terms of valuations और in terms of growth, तो मेरे ख्याल से मारुति के साथ कंपेयर करो तो मारुति ने मुझे लगता है 16% जो मैनेजमेंट में टॉप लाइन गाइडलाइंस दी है, बॉटम लाइन भी मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग आते हुए देखने को मिलेगा, न्यू लॉन्चेस एंड प्लस द मार्जिन एक्सपेंशन। सिमिलरली Hyundai की बात करें तो Hyundai रिलेटिवली वैल्यूएशन में थोड़ा महंगा रहा है, पर मेरे ख्याल से विद द काइंड ऑफ अनाउंसमेंट्स एंड विद द काइंड ऑफ इन्वेस्टर डे पे जो बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उसमें भी थोड़ा मोमेंटम बिल्ड जरूर हो सकता है, बट वैल्यूएशन कंफर्ट मुझे मारुति में ज्यादा रहेगा इन टर्म्स ऑफ इट। ऑलराइट, तो चलिए Hyundai मोटर्स और साथ ही तमाम ऑटो सेक्टर्स पर राहुल की राय पर देखते हैं किस तरीके से आज एक्शन देखने को मिलता है। पर फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे, ढेर सारे ट्रेडिंग कॉल्स भी हमारे एक्सपर्ट से लेंगे, बट इस ब्रेक के बाद। नमस्कार, ET नाउ स्वदेश SBI लाइव स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा। भारतीय बाजार में आज का सत्र कैसा दिखेगा? मार्केट की ओपनिंग में कुछ ही मिनट बचे हैं, अभी थोड़ी देर में प्री ओपन लेवल्स भी आपके स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होते नजर आएंगे। कमोडिटी मार्केट की शुरुआत होगी, जिस पर है हमारी नजर। हमारे साथ लगातार हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स, बोथ टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल, जुड़े हुए हैं पैनल पर और एक्सपर्ट्स भी जुड़ते जाएंगे। खबरों वाले शेयर्स, नौ के नौ रत्न की सूची, ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स, इन सभी चीजों पर फोकस है। प्री ओपन बस 3 सेकंड में मार्केट का होता हुआ दिखेगा। 9:08, 6-8 मिनट के आसपास लेवल्स को सेटल होने पर एक बार फिर से रिविजिट करेंगे और एक्सपर्ट से उनकी राय तब जानेंगे। लेकिन एट प्रेजेंट 25,000 के लेवल्स के आसपास हम देख रहे हैं। 86 अंकों के लेवल्स पर निफ्टी में प्री ओपन टिक्स नजर आ रहे हैं। टू अर्ली टू जज दीज लेवल्स, थोड़ा इन्हें सेटल होने देते हैं। लेकिन इस बीच हरीश जजारे और राहुल शाह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, एक फंडामेंटल टेक रियल एस्टेट बास्केट पर भी आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरह से हम आईटी, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की बात कर रहे हैं, रियल एस्टेट का खेमा भी, अब साइकिल का ट्रेंड ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस लगातार हम कहते हैं कि जारी है, जो जारी रहेगा भी। क्वार्टरली अपडेट्स रियल एस्टेट सेक्टर की अगर आप देखें, आए दिन नए डेवलपमेंट की खबर भी आती है, कंपनी रिलेटेड, एंड क्वार्टरली अपडेट्स भी एटलीस्ट पॉजिटिव तो नजर आ रहे थे। कैसे देख रहे हैं रियल एस्टेट की चाल को आप?
सो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है लास्ट 2 सालों के अंदर। लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिले हैं एंटायर रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। तो ये क्वार्टर के अंदर भी जो क्वार्टरली अपडेट्स आते हुए देखने को मिले हैं, तो मेरे हिसाब से इन लाइन विद स्ट्रॉन्ग आते हुए देखने को मिला है। ऑब्वियसली इफ यू कंपेयर द ग्रोथ वर्सेस 2 साल पहले और अभी, तो मेरे ख्याल से नहीं, लेकिन फिर भी पूरा एज अ सेक्टर एज अ होल 29% ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन हमको ये क्वार्टरली नंबर्स पे लग रही है एज MOSL रिसर्च पे। तो हमें लग रहा है कि एंटायर बास्केट फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर एज अ होल थीम शुड डू वेल, स्टार्टिंग फ्रॉम कि बात करें गोदरेज की, बात करें प्रेस्टीज की, बात करें लोरा की, बात करें, ये तीनों लार्ज हमारे प्लेस जो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस अप्रिसिएशन, ये हमारे जो फेवरेट स्टॉक्स रहे हैं, ये तीनों स्टॉक्स एंटायर स्पेस के अंदर। सेकेंडली हम बात करें तो आने वाले सालों में भी हमें लगता है कि ये कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे सकते हैं, और फेवरेबल पॉलिसीज इन टर्म्स ऑफ रेट कट्स, इन टर्म्स ऑफ GST कट्स, इन टर्म्स ऑफ हेल्दी एनवायरमेंट्स, आई थिंक, तो हमें लगता है कि ये सेक्टर कंटिन्यू रह सकता है आने वाले दिनों में भी अच्छे नंबर्स देने के लिए। चलिए रियल एस्टेट काउंटर्स पर रखेंगे नज़र, पर कई सारे और भी नतीजे आ चुके हैं और थायरोकेयर भी आज फोकस में रहेगा। अच्छे नतीजे आए हैं यहाँ पर। हमने देखा है कि कंपनी की आय लगभग 22% बढ़ी है साल दर साल, मार्जिन्स भी इम्प्रूव हुए हैं। अब फिर से एक बार 30% से ऊपर कंपनी ने मार्जिन्स दर्ज की हैं, 33% इस बार। ओके, प्री ओपन में लगभग 20% का सर्किट बता रहा है। जी हाँ, पर इसको सेटल होने देंगे, देखते हैं किस तरीके का एक्साइटमेंट रहता है। पर हरीश, एक बार आपसे लेवल समझना चाहेंगे। देखिए 20% ऊपर खुलेगा या नहीं ये देखेंगे, बट लेवल्स के तौर पे आपको कैसा दिख रहा है, और सेटअप खास तौर से थायरोकेयर का आप कैसे आंक रहे हैं? बिल्कुल, अगर देखिए अभी जस्ट हम लोग उसके पहले ही डिस्कस कर रहे थे थायरो के बारे में। थायरोकेयर में बिल्कुल देखा जाए तो एक हाई टॉप हाई बॉटम इंटैक्ट है। रिसेंटली जैसे बताया कि इसके पहले 1320 के पास एक रेजिस्टेंस जोन था। मुझे लग रहा है कि अगर आज के ट्रेडिशन में इसके ऊपर फुल ट्रेड होता है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग देखने मिल सकता है और फ्रेश लेग ऑफ रैली भी देखने मिल सकता है, जहाँ पे ऊपर की ओर देखा जाए तो जो प्रीवियस ऑल टाइम है 1420 के आसपास तक के चांस खुल जाता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इसमें एक क्लियरली एक हायर टॉप हायर बॉटम का सेटअप है। और जो अभी रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे 1320 के आसपास, इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो स्टॉक प्राइस में अच्छा खासा रैली देखने मिल सकता है। बाइंग किसी के पास है तो बिल्कुल होल्ड रखना चाहिए, और जिस तरीके से सेटअप है और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि सपोर्ट जो है 1240 के आसपास ही है, मुझे लग रहा है कि उसी के स्टॉक के साथ होल्ड रखना चाहिए। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, एक बार मार्केट ओपन होने के बाद देखते हैं कि प्राइसेस कहाँ सेटल होते हैं, उसके बाद मुझे लग रहा है कि एक फ्रेश बाइंग के रिव्यू करना चाहिए उस। तो थायरोकेयर यहाँ पर रखेंगे नज़र, देखते हैं किस तरीके से एक्शन पैन आउट होता है। बट इस बीच स्वागत करते हैं सौमिल मेहता का भी। सौमिल, वेरी गुड मॉर्निंग। आज कई सारा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की उम्मीद है, हालांकि इंडेक्स फिलहाल अभी इतनी एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहा है। तो सबसे पहले सौमिल अपनी स्टॉक कॉल्स ही दे दीजिए, कहाँ पर है आपकी नज़र, बताइए। दो कॉल्स, दो सेक्टर्स। पहला सेक्टर है फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स में मैक्स फाइनेंशियल्स मुझे अच्छा लग रहा है, MFSL। ये स्टॉक बहुत समय से कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन वेरी रिसेंटली हाई टॉप हाई बॉटम बनाना शुरू किया है, 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इट्स अ वेरी गुड सेटअप। मुझे लगता है कि यहाँ से इसकी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म की रैली अभी यहाँ से शुरू हो सकती है। बहुत अच्छा सेटअप है। स्टॉप लॉस इज 1575, टारगेट वुड बी 1700 इन द वेरी शॉर्ट टर्म। मुझे लगता है उसके ऊपर भी डेफिनेटली जा सकता है। दूसरा जो सेक्टर है इस समय थोड़ा सा फ्लैटिश है और थोड़ा सा करेक्शन भी हमें देखने मिला है, दैट इज सीमेंट पैक। मुझे लगता है कि सीमेंट पैक में वापस से एक स्पार्क वापस आ सकता है, और श्री सीमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। श्री सीमेंट में एक ट्रायंगल पैटर्न बना है एग्जैक्टली 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर, और मुझे लगता है ये पैटर्न ऊपर की तरफ टूटेगा। 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, सो 29,200 वुड बी माय स्टॉप लॉस एंड टारगेट वुड बी 30,500 इन द वेरी शॉर्ट टर्म। ऑलराइट, सो क्लियरली ये टेक फिलहाल और सीमेंट पैक पर एक नज़रिया बनता हुआ, कन्विक्शन यहाँ पर भी डेवलप होता हुआ। लेकिन इस बीच कमोडिटी मार्केट और करेंसी की भी शुरुआत हो चुकी है, और रुपया 54 पैसे की मजबूती पर डॉलर के मुकाबले खुलता हुआ नजर आया है। 88 रुपये 80 पैसे के मुकाबले 88 रुपये 26 पैसे पर रुपए की ओपनिंग इस वक्त देखने को मिली है। 54 पैसे के अप मूव्स के साथ 54 पैसे की मजबूती के साथ डॉलर के मुकाबले रुपए की शुरुआत। और गोल्ड सिल्वर हर रोज़ की ही तरह नए रिकॉर्ड स्तरों पर खुलते हुए नजर आ रहे हैं।
MCX पर सोने और चांदी के दाम अगर आप देखेंगे हरे निशान के साथ ऑलमोस्ट 700 अंकों की बढ़त के साथ सोने ने फिर से एक बार रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छुए हैं। MCX पर 1,27,500 का नया रिकॉर्ड आज के सत्र में गोल्ड में नजर आ रहा है और सिल्वर के ट्रेड पर भी नजर होनी चाहिए। जस्ट लाइक गोल्ड, सिल्वर में भी हम देख रहे हैं मजबूती का रुझान आज के सत्र में नजर आ रहा है। नए रिकॉर्ड स्तर पर गोल्ड ने तो शुरुआत की ही है MCX पर, सोने के साथ चांदी में पर भी नजर रखिएगा जरूर। रिलेटेड इक्विटी मार्केट पार्टिसिपेंट्स पर भी लगातार फोकस है हमारा। MCX पर चांदी में करीब 1200 रुपए की तेजी नजर आ रही है। सो गोल्ड एंड सिल्वर लगातार नेक टू नेक कंपैरिजन अब यहाँ पर होता हुआ और दोनों में नए रिकॉर्ड लेवल्स पर कामकाज फिलहाल। राहुल, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और मार्केट पर अपना फंडामेंटल नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। Yeah, have a nice day to you. Somil, good morning. Coming back to you, गोल्ड सिल्वर जिस तरह से नए लेवल्स पर कामकाज हम देख रहे हैं, सेफ हेवन सुरक्षित निवेश के तौर पर यहाँ पर कन्विक्शन लगातार बढ़ता हुआ, लेकिन अब तो महंगा हो चला है। फेस्टिवल सीजन में अगर कहीं बाइंग करनी भी हो कंज्यूमर्स को, बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता हुआ। बट वी स्टिक टू मार्केट एंड रिलेटेड इक्विटी पॉकेट्स एंड स्क्रिप्ट्स की अगर बात करें, गोल्ड प्रेशस मेटल्स ओनली कह सकते हैं, लेकिन सिल्वर इंडस्ट्रियल मेटल भी है। रिलेटेड इक्विटी मार्केट स्पेस में गोल्ड सिल्वर लेट्स से ज्वेलरी और साथ ही गोल्ड फाइनेंस काउंटर्स और सिल्वर के लिहाज से हिंदुस्तान जिंक, वेदांता जैसे स्टॉक्स पर क्या राय होगी? Let's talk about two stocks which I'm very bullish on. पहला है टाइटन, बहुत समय से एक ब्रॉड रेंज में चल रहा है, हेवी वेट है और ये स्टॉक मुझे बहुत समय से अच्छा लग रहा है। इन द मीडियम टर्म आउटलुक, इन द शॉर्ट टर्म आउटलुक एज वेल, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नेगेटिविटी थी, थोड़ा सा साइडवेज मूव था, लेकिन अब ये फिर से हाई टॉप हाई बॉटम बनाना शुरू किया और इट्स अ ग्रेट सेटअप राइट नाउ। 40 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, सो द स्टॉप लॉस वुड बी अराउंड 3460। ये एक स्टॉप लॉस रख के ऊपर में मुझे लगता है कि अब ये अपर एंड तक जाएगा, दैट इज 3730, सो दिस विल बी माय टारगेट इन द शॉर्ट टर्म। मीडियम टर्म में भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो कीप ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस एंड होल्डिंग इट। ये एक स्टॉक हो गया। दूसरा है हिंदुस्तान जिंक इन द मेटल पैक। मेटल पैक में हिंदुस्तान जिंक ने एक बेसिंग आउट पैटर्न में से ब्रेकआउट दिया है और बहुत अच्छा रैली हमने लास्ट कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशन से देखी है, कपल ऑफ वीक्स में देखी है। हाई टॉप हाई बॉटम है, एवरेजेस के ऊपर चल रहा है, लेकिन इन द शॉर्ट टर्म मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगा फॉर हिंदुस्तान जिंक में। हिंदुस्तान जिंक में एक थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस लगा के आप मीडियम टर्म आउटलुक में ट्रेड ले सकते हैं। 450 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख के ऊपर में मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। द फर्स्ट टारगेट वुड बी 574 एंड द सेकंड टारगेट वुड बी 660। रिमेंबर, दिस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म कॉल, ये एक मीडियम टर्म एक पोजिशनल प्ले के लिए आप खेल सकते हैं। लेकिन Titan would be a preferred pick in the short term, in the medium term, both. मीडियम टर्म में प्रेफर्ड पिक टाइटन। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक पर भी रखे नजर। 600 तक के लेवल्स भी एंटिसिपेटेड है। फर्स्ट टारगेट 574 का, उसके बाद 660 तक जाने का दमखम रखता है हिंदुस्तान जिंक। 450 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा जरूर। लेकिन चलिए अब 9 के नवरत्न की लिस्ट आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 9 के नवरत्न की सूची लेकर हमारे सहयोगी रविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग। बताएं आज क्या है 9 के नवरत्न में खास? जी गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे निफ्टी स्टॉक टेक महिंद्रा से, जहां पर टेक महिंद्रा ने अपने कल आफ्टर मार्केट आज क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किया था और इसमें कंपनी का जो इस क्वार्टर में डॉलर रेवेन्यू है, इसमें 1.4% की अपटिक देखने को मिली थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से। वहीं अगर बात करें रेवेन्यू जो रूपी रेवेन्यू है, उसमें भी जो है अप्रॉक्सीमेटली 5% का अपटिक देखने को मिला था सिक्वेंशियल बेसिस पर। वहीं अगर बात करें न्यू डील विन की, तो यहाँ पर जो है 35% का ग्रोथ देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नतीजों के चलते टेक महिंद्रा फोकस में रह सकता है। अगला जो स्टॉक है पर्सिस्टेंट सिस्टम, जहाँ पर पर्सिस्टेंट सिस्टम ने भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए थे और इस कंपनी का जो इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू है, इसमें 7.5% का ग्रोथ देखने को मिला क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें डॉलर रेवेन्यू की, तो इसमें भी जो है 4% से ज़्यादा का अपटिक देखने को मिला सिक्वेंशियल बेसिस पर। वहीं अगर बात करें टीसीवी की, तो यहाँ पर जो है 15% का ग्रोथ देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगला जो स्टॉक है थायरोकेयर, जहाँ पर थायरोकेयर के जो रेवेन्यू है इस क्वार्टर में, उसमें 22% का ग्रोथ देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें एबिटा की, तो एबिटा में भी जो 47% का अपडेट देखने को मिला है। वहीं नेट प्रॉफिट में जो अच्छा खासा उछाल देखने को मिला, 80% का यहाँ पे उछाल देखने को मिला है, जो 27 करोड़ से बढ़कर 48 करोड़ पर देखने को मिला है। अगला जो स्टॉक है जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट, जहाँ पर जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है कंपनीज के ऑफिसेस और प्रोमोटर्स के जो रेसिडेंट्स हैं वहाँ पे जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्च चालू है, जिसके चलते GR इंफ्रा भी फोकस में रह सकता है। कि अगला जो स्टॉक है कीस्टोन रियल्टर्स, जहाँ पर प्रोमोटर बोमन रुस्तम ईरानी, परसी सोराबजी चौधरी और चंद्रेश दिनेश मेहता जो अपना टोटल 3.63 का जो स्टेक है वो ऑफलोड करने वाले OFS के जरिए, और जो फ्लोर प्राइस होगा वो 550 पर शेयर का होगा, और जो टोटल स्टेक सेल कंसिडरेशन होगा वो 252 करोड़ का होगा, जिसके चलते कीस्टोन रियल्टर्स जो है फोकस में रह सकता है। कोल्टे पार्टी डेवलपर्स की बात करें तो यहाँ पर कोल्टे पार्टी डेवलपर्स का जो Q2 FY26 में जो सेल्स रहा है उसमें 9% का ग्रोथ देखने को मिला है क्वार्टर बेसिस पर 670 करोड़ पर। वहीं अगर बात करें कलेक्शंस की तो कलेक्शन में भी जो अच्छा खासा 8% के आसपास का यहाँ पे अपटिक देखने को मिला है सिक्वेंशियल बेसिस में। वहीं जो एवरेज रियलाइजेशन है उसमें 7% का ग्रोथ देखने को मिला है। अगला जो स्टॉक आज फोकस में रह सकता है Hyundai मोटर्स, जहाँ पर Hyundai मोटर्स ने जो अपना इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रिलीज़ किया है और उसमें कंपनी ने जो अपना टारगेट रखा है FY26 से FY30 का लेकर, यहाँ पे उनका कहना है कि जो डोमेस्टिक सेल्स है कंपनी का वो आउट परफॉर्म कर सकता है इंडस्ट्री को अप्रॉक्सीमेटली 7% CAGR से बाय FY30। और कंपनी जो है जो लग्जरी सेगमेंट ब्रांड है जेनेसिस उसको लॉन्च करेगी इंडिया में बाय 2027। और इसके साथ कंपनी का ये भी कहना है कि कंपनी जो है इंडिया का पहला लोकली मैन्युफैक्चर्ड डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च करेगी 2027 में। और कंपनी जो है अप्रॉक्सीमेटली 45,000 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाली FY26 से लेकर 30 के बीच में। और EBITDA मार्जिन्स की बात करें तो EBITDA मार्जिन जो है 11% से 14% पर रह सकता है FY26 से लेकर FY30 के बीच में। तो इसके चलते Hyundai मोटर जो है आज के सेशन में फोकस में रह सकता है। मिश्रा धातु निगम भी फोकस में रह सकता है ऑर्डर विन के चलते, जहाँ पर मिश्रा धातु को जो है ऑर्डर मिला है 306 करोड़ का। और इसी के साथ साथ कंपनी का जो टोटल ओपन ऑर्डर बुक है वो 2212 करोड़ पर आ जाता है। आखिर में बात करेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की, जहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने जो है अप्रॉक्स 26 एकड़ लैंड पार्सल जो है एक्वायर किया है बेंगलुरु में, और जो प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड रेवेन्यू पोटेंशियल है वो अप्रॉक्सीमेटली 1100 करोड़ का है, जिसके चलते गोदरेज प्रॉपर्टी आज फोकस में रह सकता है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर, ये पूरी लिस्ट हमें देने के लिए। तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पर आज रखेंगे नज़र, ना ही सिर्फ IT पैक पर जो है नज़र रहेगी, क्योंकि ढेर सारी अर्निंग्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। ऑटो स्पेस से मारुति सुजुकी, Hyundai मोटर्स, इन सब पर रहेगा फोकस। साथ ही साथ हीरो मोटोकॉर्प पर भी फोकस रखेगा, क्योंकि अब ये EV स्पेस के मार्केट शेयर के तौर पर चौथा सबसे बड़ा प्लेयर बन चुका है। ओला इलेक्ट्रिक के मार्केट शेयर को इसने सरपास किया है इस त्योहारी सीजन में, और इसके चलते हीरो मोटोकॉर्प में भी हम देख रहे हैं कई समय से एक्साइटमेंट तो भरपूर है। इसी के साथ बात करें कुछ रियल एस्टेट पैक से, आप देख सकते हैं कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ रहेगा फोकस में, जो कि नया उन्होंने अनाउंसमेंट किया है एक लैंड एक्विजिशन का साथ, जहां पर 1000 करोड़ से भी ज़्यादा के डील पोटेंशियल है वो बता रहे हैं। इसमें देखेंगे एक्शन, और ICICI लोम्बार्ड ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर, अर्निंग्स के दम पर आज इसमें दिख सकता है एक्शन। कहीं ना कहीं अगर मार्केट मोमेंटम की बात करें तो कल हमने थोड़ी उथल पुथल ज़रूर देखी थी, बट आज देखते हैं कि किस तरीके से IT सपोर्ट करता है और बैंक्स किस तरीके का एक्शन करते हैं, क्योंकि कल खासी बैंकों में एक गिरावट हावी होती हुई दिखी थी। एक समय पे 300 अंकों से ज़्यादा की गिरावट थी निफ्टी बैंक में। तो क्या आज अगर IT लीड करेगा, बैंक्स लेंगे बैक सीट, इस पे फोकस ज़रूर रहेगा, क्योंकि आप याद रखिए अगले 1-2 दिन में हम देखेंगे कि बैंक्स में भी हलचल होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ओवर द वीकेंड लगभग 5 से 6 बड़े बैंकिंग के अर्निंग्स आने वाले हैं। तो उसको लेकर पूरा बैंकिंग स्पेस आपके एक्शन में आता हुआ दिखेगा। मेटल काउंटर में से हिंदुस्तान जिंक, टाटा स्टील, हिंडाल्को, ये सब में किस तरीके का एक्शन रहता है, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। पर कुछ ही समय में होने वाली है शुरुआत, हो जाइए तैयार आज एक और एक्साइटिंग ट्रेडिंग सेशंस के लिए, जहां पर कई सारे रिजल्ट कैंडिडेट्स भी आपको आज फोकस में आते हुए दिखेंगे। तो फर्स्ट एक आपकी स्क्रीन पे, जहां पर शुरुआत हो चुकी है 25,150 के ऊपर हमने कंफर्टेबली शुरुआत की है। वहीं निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पर 150 अंकों की तेजी है। सबसे पहले बताते हैं कौन से कंपनीज कर रही है लीड। जहाँ पर आज लीड करता हुआ दिख रहा है टाटा मोटर्स। कल ही जो है सिर्फ पैसेंजर व्हीकल आर्म आपको लिस्ट होते हुए दिखा था,
कमर्शियल व्हीकल आर्म डीमर्ज जो एंटिटी है उसका हिस्सा टाटा मोटर्स से निकल चुका था और उसके बाद हम देख रहे थे कि स्टॉक में थोड़ी सी रिकवरी थी। आज वो रिकवरी कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। जियो फाइनेंशियल, HCL टेक, ये कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि टेक महिंद्रा में लगभग 1% की कमजोरी जरूर है, बट ICICI लोम्बार्ड FNO का टॉप गेनर बनता हुआ दिख रहा है। 4% की मजबूती यहाँ पर। परसिस्टेंट सिस्टम नतीजों के दम पर 3% का जंप और साथ ही कुछ और काउंटर्स जैसे कि कोफोर्ज, यहाँ पर एक अच्छा एक्शन है। साइंट 1% की तेजी आप यहाँ देख रहे हैं और LTI माइंट्री भी अब धीरे धीरे करके एक्शन पकड़ रहा है। MCX में जो चाल है वो कंटिन्यू होती हुई दिख रही है, लगभग 1% से ज्यादा की तेजी यहाँ पर। और पेटीएम और गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे काउंटर भी आज अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं। अच्छी ब्रेथ है मार्केट की आप कहेंगे, क्योंकि ब्रेथ ऑफ द मार्केट में लगभग 1400 स्टॉक से ज्यादा काउंटर्स फिलहाल अभी हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रेथ ऑफ द मार्केट काफी सपोर्टिव है। निफ्टी में मात्र 5 से 6 काउंटर्स हैं जो कि फिलहाल लाल निशान में है और इंडिया विक्स में भी नरमी है। 3.5% की गिरावट आप यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा आप देखें कि कुछ और काउंटर्स जहां पर ब्रॉडर मार्केट में एक्शन देख रहे हैं। तो थायरोकेयर, जैसा कि हम बता ही रहे थे, क्या शानदार नतीजे आए हैं। 30% से ज़्यादा के इस बार मार्जिन्स देखने को मिले हैं, 10% का उछाल वहां पे। टाटा कम्युनिकेशंस 5.5% की तेजी। नोसिल 2% से ज्यादा की तेजी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये काउंटर भी फोकस में है, 2.5% की मजबूती यहाँ पे। और मिश्र धातु निगम नए ऑर्डर विन के चलते यहाँ पे 2.5% से ज्यादा का एक्साइटमेंट। बात करें टाटा इन्वेस्टमेंट्स की, ये थोड़ा सा कमजोर जरूर है, हाल फिलहाल काफी वॉलेटाइल होता हुआ। साथ ही ICICI प्रूडेंशियल 1% की कमजोरी और कुछ एक और काउंटर्स हैं जहाँ पर कमजोरी बहुत ज्यादा नहीं है। तो ऑल इन ऑल बोलेंगे मार्केट्स की हुई है काफी अच्छी शुरुआत, जहां पर अभी स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं मार्केट्स। 25,200 के ऊपर निकलता हुआ निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक भी 130 अंकों से ज़्यादा की मजबूती फिलहाल दिखा रहा है। पर इंटरेस्टिंग ये है कि रिलायंस ग्रुप और अदानी ग्रुप दोनों ही काउंटर्स जो है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आज कई दिनों के बाद एक्साइटमेंट अदानी ग्रुप ऑफ काउंटर्स में बहुत है। लगभग 1% से ज़्यादा की तेज़ी अदानी एंटरप्राइज में, निफ्टी का टॉप गेनर। पर अदानी पोर्ट्स भी पीछे नहीं है, लगभग 1% की मजबूती यहाँ पे। और रिलायंस ग्रुप ऑफ शेयर्स में से जियो फाइनेंशियल्स भी इस दौड़ में है कि कौन लीड करेगा आज निफ्टी को। यहाँ पर लगभग 1.5% की मजबूती आप आज के सत्र में देखेंगे। NTPC और कुछ एक बजाज काउंटर्स में भी एक्शन है। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस 1% का उछाल यहाँ पे और ट्रेंट में भी लगभग 1% की तेजी। तो कहीं ना कहीं अच्छी शुरुआत मार्केट्स की। देखते हैं किस तरीके से स्टेबल होते हुए नजर आते हैं भारतीय बाजार। बट ऐसे में ढेर सारी ट्रेडिंग कॉल्स भी हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, तो चलिए रुक करते हैं उनका और एक एक करके उनकी कॉल समझेंगे। एज एक्सपेक्टेड गुड स्टार्ट द मार्केट। विदेशी बाजार से कोई खास कमजोरी के संकेत थे नहीं। भारतीय बाजार के लिए सपोर्ट था विदेशी बाजार से। उसके अलावा भारतीय बाजार के अपने ट्रिगर्स भी जो कि काम कर रहे हैं। रिजल्ट्स ढेर सारे और उन तमाम रिजल्ट्स का एक्शन। 25,242 के स्तर, इन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द हम गिफ्ट निफ्टी के एम्प्लाइड ओपन इंडिकेशंस भी देख रहे थे। और इस वक्त अगर आप देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी इनफैक्ट इन कंपैरिजन टू निफ्टी आज अच्छा रिस्पॉन्स दिखाते हुए बेंचमार्क्स और साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स पर भी नजर रखें। निफ्टी फाइनेंस इंडेक्स में हम देख रहे हैं अच्छी खासी तेजी, अंकों की मजबूती वहां पर भी आप पाएंगे। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर समझने की कोशिश करेंगे, लगभग सारे सेक्टर्स में आज अच्छी खासी तेजी है। मिड सेलेक्ट, रियल एस्टेट, IT, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल, FMCG, एनर्जी, ऑटो, फार्मा, ये सारे के सारे सेगमेंट्स में अच्छी खासी मजबूती। चलिए ओपनिंग के खिलाड़ी स्टॉक को आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं, वो है थायरोकेयर। और ज़बरदस्त सेट ऑफ नंबर्स, बढ़िया नतीजे और नतीजों का असर। बाजार खुलने से पहले हमने इसे टच बेस किया था, एक्सपर्ट से राय भी ली थी। 9% का वॉपिंग अपटिक यहाँ पर 1382 के स्तर पर थायरोकेयर में इस वक्त कामकाज देखने को मिल रहा है। इस पर एक टेक्निकल नजरिया हमारे एक्सपर्ट से हम जानेंगे ज़रूर। सो क्लियरली हम देख रहे हैं थायरोकेयर के स्टॉक प्राइस में अच्छा खासा एक्शन। और आज का फिसर डी स्टॉक है टाटा इन्वेस्टमेंट।
करीब 4% की गिरावट के साथ स्टॉक में बिकवाली का दबाव 995 के स्तर पर यहां पर फिलहाल कामकाज देखने को मिला है। सो थायरोकेयर आज का खिलाड़ी स्टॉक और टाटा इन्वेस्टमेंट आज का फिसड्डी। ऑन दी फेस ऑफ इट आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, एल&टी, आईटीसी और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे काउंटर्स है जहां से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है मार्केट को। ऑन दी फ्लिप साइड एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, टाइटन, टेक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स हैं जहां से बिकवाली का दबाव हाथ लगा है। हरीश, कैसे देख रहे हैं बाजार की शुरुआत को? शुरुआत में आपके ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? तो बिल्कुल मानसी जी, जैसे हमने ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट किया था उसी के हिसाब से मार्केट्स ओपन होते नजर आए हुए हैं और कल के छोटा सा डिप के बाद वापस एक बाइंग देखने मिल रहा है ऊपर की ओर। मुझे लग रहा है कि जो निफ्टी का रेजिस्टेंस है 350 के आसपास, तो हो सकता है कि ये लेवल्स जल्दी टच कर सकता है निफ्टी में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जो है, जैसे मैंने बताया, बैंक निफ्टी स्पेशली मुझे लग रहा है कि वहाँ पे क्लियरली आउट परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है। ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के आसपास है। मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा रैली देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो उसी में से मेरा सेगमेंट में देखा जाए तो बाइंग मेरा है करंटली। देखा जाए तो स्टॉक प्राइस में भी मेरा स्टॉक रहेगा बजाज फिनसर्व में। अगर देखा जाए तो बजाज फिनसर्व में स्टॉक प्राइस जो है क्लियरली कंसोलिडेशन के बाद बाहर निकलते हुए नजर आ रहा है। तो करंट लेवल्स पे बजाज फिनसर्व बाय करने की राय रहेगी और ऊपर के मुझे लग रहा है कि टारगेट्स बनेंगे 2100 के लिए और उसके ऊपर निकलता है तो 2135 का नेक्स्ट टारगेट्स बनेंगे और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2000 का करंट लेवल से बाइंग कर सकते हैं बजाज फिनसर्व में। फिनसर्व 2043 के लेवल्स पर कामकाज है। 100% की तेजी यहां से फर्दर अपसाइड एंटिसिपेटेड है। करंट लेवल्स पर भी खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। सौमिल, आप कैसे देख रहे हैं बाजार की शुरुआत को? और बाजार की शुरुआत में आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? ओपनिंग ट्रेड्स में जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि सीमेंट पैक मुझे ठीक लग रहा है, फाइनेंशियल्स अच्छे लग रहे हैं, तो फाइनेंशियल्स में से ही एक वापस से दूसरा स्टॉक है जियो फाइनेंशियल्स। जियो फाइनेंशियल्स में फाइनेंस में एक ट्रायंगल पैटर्न बना है। मैं समझता हूँ ये ऊपर की तरफ टूटेगा। अभी भी ये 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज की 40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है और 200 डेली मूविंग एवरेज से 3 हफ्ते पहले एक सपोर्ट लेकर फिर से बाउंस शुरू किया। मुझे लगता है कि यहाँ पे ये रैली कंटिन्यू रहेगी। स्टॉप लॉस रखेंगे 300 के आसपास, विच इज वेरी क्लोज टू द 200 डेली मूविंग एवरेज, और इसका जो टारगेट होगा वो होगा 330। मीडियम टर्म आउटलुक में भी ये बहुत अच्छा लग रहा है, सो कीप एन आई ऑन दिस। ओके, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, हाँ, ये मेरे फोकस रेडार पर भी था। बाजार खुलने के साथ ही कन्विक्शन, अच्छी खासी मजबूती का ट्रेंड इस स्टॉक ने पकड़ा है। यहाँ से फर्दर अपसाइड एब्सोल्युटली एंटिसिपेटेड है, तो स्टॉक पर खास तौर से हमें नजर रखनी होगी। ओवरऑल मार्केट का सेटअप काफ़ी पॉजिटिव और इसमें परसिस्टेंट सिस्टम के चार्ट्स को भी एक बार पुल अप करना चाहिए। अच्छे नतीजे और नतीजों का असर दिखना था, जो कि दिख रहा है। 6% के रिटर्न्स परसिस्टेंट सिस्टम में। इनफैक्ट थायरोकेयर की ही साथ साथ परसिस्टेंट सिस्टम को भी एज अ खिलाड़ी स्टॉक एडअप किया जा सकता है। बिग शो ऑफ द डे परसिस्टेंट सिस्टम भी है। आईटी में मिड कैप आईटी प्लेस से जुड़ी कंपनी ऑन अ पॉजिटिव सेट ऑफ रिजल्ट बैक्ड एक्शन हम देख रहे हैं 5636 5637 तक के लेवल्स। हरीश, परसिस्टेंट में अगर किन्हीं की एग्जिस्टिंग पोजिशंस हैं, क्या राय होगी? मानसी जी, बिल्कुल जैसे हमने मॉर्निंग डिस्कस किया था कि जहाँ पे आईटी में देखा है तो बिल्कुल स्मॉल और मिड कैप आईटी में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। अगर उसमें से अगर परसिस्टेंट सिस्टम्स की बात करते हैं, देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आज तेजी के बाद मुझे लग रहा है कि और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, जहाँ पे रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है 5850 के आसपास तक। तो वहां तक मुझे लग रहा है कि एक रैली देखने मिल सकती है। तो उसके पास ही एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो अगर किसी के पास बाइंग है तो बने रह सकते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए ऊपर की ओर। 5800 से 850 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोच सकते हैं। तो सपोर्ट्स की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि 5450 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से आज के लो का ही सपोर्ट में बने रख सकते हैं और होल्ड रखना चाहिए 5850 के टारगेट्स के लिए परसिस्टेंट सिस्टम्स में। ठीक है, तो चलिए परसिस्टेंट सिस्टम्स यहाँ पर एक ज़बरदस्त एक्शन आज के सत्र में आप ज़रूर देख रहे हैं। बट इस बीच अदानी एंटरप्राइज में भी काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। हमने अदानी पोर्ट्स की भी बात की थी, वहाँ पर भी आप नज़र रखें। पर देखिए, जिस तरीके से एक सेक्टर लीडर के नंबर्स आते हैं उसके बाद बाकी कंपनीज़ भी उसके सूट को फॉलो करती हैं। आप समझ सकते हैं ICICI लोम्बार्ड के नतीजे आए, बट आज एक्शन आप देख रहे हैं SBI लाइफ और साथ ही HDFC लाइफ में भी। तो पूरे लाइफ इंश्योरेंस काउंटर में एक अच्छा मूव है। एक बार पृथ्वी, आपसे समझना चाहेंगे क्या राय रखते हैं आप इन दोनों काउंटर्स में? क्या यहाँ पे कोई ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज? ओके, सौमिल, एक बार आपसे ही समझ लेते हैं किस तरीके से आप देख रहे हैं HDFC लाइफ और SBI लाइफ को चार्ट्स पे।
HDFC लाइफ और SBI लाइफ दोनों ही बहुत ही बढ़िया सेटअप है। SBI लाइफ में अगर हम बात करें तो वेरी रिसेंटली एक ह्यूज फ्लैग पैटर्न का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है इस समय। एंड मैं समझता हूं कि ये एक मीडियम टर्म रैली फिर से ऊपर में शुरू हो गई है, जो हमने पहले भी देखा है। लास्ट 6 मंथ्स में बहुत अच्छी रैली देखी है, फिर लास्ट 2 महीने में एक साइडवेज करेक्शन, अब यहाँ से फिर से ये रैली ऊपर की तरफ शुरू हो रही है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक रहेगा इन द वेरी शॉर्ट टर्म, इन द मीडियम टर्म बोथ। 1797 का एक स्टॉप लॉस रखे SBI लाइफ में, और पहला टारगेट होगा 1910 1920 का, जो प्रीवियस स्विंग हाई भी है, वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। इसके बाद अगर यहाँ पर ऊपर सस्टेन करे तो 2000 रुपए तक भी जा सकता है। तो कीप एन आई ऑन दिस। तो चलिए HDFC लाइफ पर रखते हैं नज़र। कई ज़बरदस्त एक्शन यहाँ पर हम देख सकते हैं। बट आज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी आज अच्छा एक्शन हम देख रहे हैं, लगभग 2% की यहाँ पर तेज़ी। एक बार हरीश आपसे समझना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? बिल्कुल, अगर देखा है तो जैसे हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल ही मुझे लग रहा है कि स्मॉल बैंक्स में अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। उसमें से अगर देखा है तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी मुझे लग रहा है कि एक क्लियरली कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन ऑफ ब्रेकआउट दिया है 2-3 दिन पहले, तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कंटिन्यूएशन अप ट्रेंड देखने मिल रहा है। और स्टॉक पर जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा तेजी है। और शॉर्ट टर्म में भी देखा है तो मुझे लग रहा है कि 835 और 840 के लेवल जो प्रीवियस ऑल टाइम हाइस थे, तो वहां तक जाने के लिए कोशिश देख सकते हैं स्टॉक प्राइस में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि स्टॉक में एक तेजी बनी हुई है, और टिप्स मिलता है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि 775 के आसपास भी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, देखने मिल सकता है। और किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहना चाहिए ऊपर की ओर। जैसे मेरा टारगेट्स था 825, बाद में 835 के लिए, तो उस टारगेट्स के लिए मुझे लग रहा है कि बने रहना चाहिए स्टॉक में। अभी भी मुझे लग रहा है कि अप ट्रेंड बने रहेगा आगे भी। ऑलराइट, सो अप ट्रेंड बना रहेगा। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखने की राय इस वक्त मिलती हुई। IT में मेजर IT कंपनियां और साथ ही मिड कैप IT प्लेस जिसके नतीजे आ गए हैं, इन पर तो लगातार फोकस है ही, लेकिन इसके अलावा भी IT कंपनियों पर नजर रखनी चाहिए। और सोमल, लाइक्स ऑफ कोफोर्ज, जेंजार टेक्नोलॉजीज, इन स्टॉक्स को एक बार पुल अप करते हैं। शार्प अपसर्ज यहाँ पर भी नजर आ रहा है। कोफोर्ज के स्टॉक प्राइस को देखें, एज वी स्पीक एट डेज हाई, करीब 3% की तेजी। जेंजार टेक्नोलॉजीज पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन भी अगर देखेंगे, एंट्री अपॉर्चुनिटी भी दे जाता है ये स्टॉक, और उसके बाद एक परफॉर्मेंस भी नजर आती है। एक रेंज है 750 to 800, इसी रेंज में फंसा रहता है। क्या राय होगी इन स्टॉक्स पर? जेंजार में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इज ओके, बट इन द मीडियम टर्म आउटलुक अभी भी थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है। वी शुड वेट फॉर अ ब्रेकआउट। बेसिकली अगर ब्रेकआउट हो जाता है फिर इसमें एक बार आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन इस समय वी शुड मोर फोकस ऑन द मिड कैप IT स्टॉक्स, जैसे कोफोर्ज है, एम्फेसिस है, LTIM है। ये सारे स्टॉक्स बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। इन द लार्ज कैप में, IT लार्ज कैप्स में TCS, HCL Tech, ये सारे बहुत अच्छे हैं। सो इन द लार्ज कैप्स, लेट्स से इफ यू वांट टू पिक समथिंग फ्रॉम द लार्ज कैप्स, TCS वुड बी माय पिक। और मिड कैप्स में कोफोर्ज ने अभी वेरी रिसेंटली एक छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न बनाया ऑन द आवरली चार्ट्स, और ये आज के दिन में ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की तरफ, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया रैली दिखा सकता है इन द मीडियम टर्म आउटलुक एज वेल। सो स्टॉप लॉस रहेगा 1690 का, और टारगेट होगा 1900 का। 1900 तक के टारगेट्स भी एंटिसिपेट किए जा रहे हैं कोफोर्ज में 1752, लेकिन मिड कैप IT प्लेस पर खास तौर से नजर रखें। कन्विक्शन वहां पर ज़्यादा बनता हुआ इस वक्त हमारे एक्सपर्ट्स को नजर आता है। फूड डिलीवरी स्पेस पर भी एक टेक हरीश आपसे जानना चाहेंगे, इटर्नल, स्विगी, बिकॉज यहाँ से आगे फेस्टिवल के साथ साथ ये स्पेस में भी काफ़ी हद तक मूवमेंट टुवर्ड्स पॉजिटिविटी नजर आएगी ज़रूर। पिछले दिनों हमने इनके प्लेटफॉर्म फीस में भी बढ़ोतरी की खबर देखी थी। आज के सत्र की अगर बात करें, स्विगी में डाउन ट्रेंड्स हैं, लेकिन इटर्नल के स्टॉक प्राइस में अप भी अप मूव है। आए दिन ब्रोकरेजेस के रेडार पर भी ये स्टॉक्स रहते हैं। कोई पर्टिकुलर टेक दोनों में से?
मानसी जी बिल्कुल अगर देखा जाए तो इटर्नल पहले ही अगर बात करते हैं तो वहाँ पे क्लियरली एक आउट परफॉर्मर रहा है। स्टॉक प्राइस में अगर लगातार एक अप ट्रेंड में देखने मिल रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी अभी भी ट्रेंड में रिवर्सल देखने नहीं मिल रहा है। बिल्कुल जैसे स्टॉक प्राइस थोड़ा ओवर स्ट्रेच हो जाता है तो ओवरबॉट हो जाता है तो थोड़ा टाइम के लिए कूल ऑफ होते के लिए कंसोलिडेशन में चला जाता है, वापस फिर से अप ट्रेंड पकड़ लेता है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी ओवरऑल जो ट्रेंड है एक पॉजिटिव अप्रोच देखने नजर आ रहा है और मुझे लग रहा है कि जो भी हाई टॉप हाई बॉटम इंटैक्ट बना हुआ है तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से अभी भी यहाँ पे कोई मेजर रिवर्सल देखने नहीं मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बाइंग है किसी का तो बने रह सकते हैं। मुझे लग रहा है कि बाइंग फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा ट्राई नीचे के लेवल्स पे बाय कर सकते हैं अगर शॉर्ट टर्म के। मुझे लग रहा है कि 345 के आसपास मिल जाता है बेटर लेवल से बाइंग के लिए करंट लेवल से, और ऊपर के और टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए देखा है तो 375 से 380 लेवल देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इटर्नल बिल्कुल एक आउट परफॉर्म है और आगे भी जाके मुझे लग रहा है कि परफॉर्म करेगा। अगर वही चीज स्विगी की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि स्विगी अभी तक इतना ज्यादा परफॉर्मेंस दिखा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस अभी भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स के आसपास है। मेजर जो मूविंग एवरेज है 200 और 250 और 100 तो वो क्रॉस कर चुका है स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो, क्योंकि अभी तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है। मुझे लग रहा है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है और रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल बन सकता है स्टॉक में। तो मुझे लग रहा है कि 400 के आसपास एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर बाइंग करना चाहते हो मुझे लग रहा है 405 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए लॉन्ग टर्म के बेसिस में। और ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि इसमें चांस ज्यादा हो सकता है कंपेयर टू इटर्नल, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में 500 और 500 के ऊपर लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का किसी को ट्रेडिंग करना है तो स्विगी के साथ बाइंग के लिए जाना चाहिए करंट लेवल्स पे। करंट लेवल्स पर अगर कोई स्ट्रैटेजी प्ले आउट करनी है फूड डिलीवरी स्पेस में तो स्विगी पर नजर रखें। इटर्नल पर भी अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसे इंटैक्ट बरकरार जरूर रखा जा सकता है। गोडफ्रे फिलिप्स के चार्ट्स को एक बार पुल अप करना चाहिए। मजबूती आज के सत्र में 3% एट डे हाई ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ कल से ही मोमेंटम शुरू हुआ है। सौमिल 2:1 के बोनस की अनाउंसमेंट हमने देखी थी और उस अनाउंसमेंट के ठीक बाद स्टॉक ने टैंक डाउन किया था ऑलमोस्ट 66%। ऑफ कोर्स एडजस्टमेंट था जो कि हमने देखा था गोडफ्रे फिलिप्स पर, बट आफ्टर दोज एडजस्टमेंट्स जो नए लेवल्स हम देख रहे हैं वहां भी अब तेजी का रुझान बरकरार है। 3% के गेन से इस वक्त आपकी राय? अब ये बहुत ही साइडवेज है इस समय इन द वेरी शॉर्ट टर्म। आई विल वेट फॉर अ ब्रेकआउट। ये पूरा जो साइडवेज करेक्शन गुड फेयर में चल रहा है मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ ही टूटेगा। सो द बायस शुड बी पॉजिटिव इन द मीडियम टर्म आउटलुक इन द शॉर्ट टर्म आउटलुक बोथ। लेकिन ब्रेकआउट के लिए वेट करेंगे। द ब्रेकआउट लेवल शुड बी अराउंड 3495। एक बार इस लेवल की ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है फिर मुझे लगता है कि ऊपर में 3800 3900 के लेवल्स खुल जाते हैं। सो वेट फॉर अ ब्रेकआउट। स्टॉप लॉस नीचे में मुझे लगता है कि 3130 के आसपास रख सकते हैं और ऊपर ओनली ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड, डू नॉट गो शॉर्ट, बिकॉज ये मुझे लगता है कि ये ऊपर की तरफ ही बायस रहना चाहिए बिकॉज साइडवेज मोमेंटम एंड दिस साइडवेज विल ब्रेक ऑन द अपसाइड। ऑलराइट, तो चलिए गोडफ्रे फिलिप्स पर रखते हैं नज़र क्योंकि काफ़ी अच्छा एक्शन, एक साइडवेज मोमेंटम है और एक अपसाइड यहाँ से आने की उम्मीद पूरी तरीके से बन रही है। पर आज धूम में आईटी काउंटर्स ही दिख रहे हैं क्योंकि परसिस्टेंट सिस्टम अब 6.5% की तेज़ी यहाँ पे, कुफोर्ज लगभग 3% की तेज़ी, एलटीआई माइंट्री लगभग 2% की मजबूती आपको दिखाता हुआ। पर आज कई दिनों के बाद एशियन पेंट्स में अच्छा एक्शन है क्योंकि हाल फिलहाल हमने इस काउंटर के बारे में बात ही नहीं की। एशियन पेंट्स अगर हम बात करें लगभग 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी डे हाई पे आता हुआ। एक बार हरीश आप राय दीजिए। देखिए त्योहारी सीज़न तो चल रहा है, कितने लोग घर पेंट करा रहे हैं, ये तो एक थीम चलती ही है, बट इस बार सिर्फ एशियन पेंट्स ही नहीं बाकी कई सारे कंपटीशन और कंपेटिटर्स भी जो है इस पूरे सेगमेंट में हमें आते हुए दिखे हैं। बट एशियन पेंट्स हरीश मैं देख रही थी कहीं ना कहीं ये 2300 से कई बार बाउंस करने की और सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, बट क्या इस बार का जो बाउंस ये दिखा रहा है आपको लगता है ये सस्टेनेबल होगा? बिल्कुल जैसे आपने बताया, बिल्कुल सही बताया कि मुझे लगता है यहाँ पे सपोर्ट्स जो बात डिस्कस करते हैं तो मुझे लग रहा है 2300 के पास अभी तक मेजर सपोर्ट्स बने हुए हैं। मुझे लग रहा है जैसे स्टॉक यहाँ पे आता है वो वापस रिवर्सल देखने मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में बिल्कुल यहाँ पे बाउंस देखने मिल सकता है ऊपर की ओर। मुझे लग रहा है कि
2450 के आसपास उछाल देखने मिल सकता है। सो करंट लेवल्स पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग का मौका मिल सकता है। जो सपोर्ट से के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करना चाहिए, 2300 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं छोटा सा। और ऊपर मुझे लग रहा है कि 2400 से लेकर 2450 का लेवल्स भी देखने मिल सकता है। बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यहाँ पे अभी तक इतना बड़ा स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लग रहा है कि ऐसा टर्न अराउंड अभी तक मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा स्टॉक प्राइस में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म प्ले के लिए बिल्कुल सही है स्टॉक, ओवरऑल पॉजिटिव है। लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम देना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम के लिए कंसोलिडेशन में हो सकता है स्टॉक प्राइस। लेकिन शॉर्ट टर्म में के लिए बिल्कुल एक अच्छा प्रिफर्ड पिक रहेगा मेरे तरफ से, और बाइंग अब करंट लेवल्स भी रिकमेंडेशन है एशियन पेंट्स में। एशियन पेंट्स में फ़िलहाल मौजूदा स्तरों से भी बाइंग की रिकमेंडेशन आती हुई इस पर रखेंगे फोकस। बट सौमिल, कुछ समय बीत चुका है मार्केट को ओपन हुए, एक बार आपसे मार्केट पे ही व्यू लेना चाहेंगे क्योंकि 25,250 के ऊपर फ़िलहाल निफ्टी सस्टेन कर रहा है। निफ्टी बैंक भी फ़िलहाल हरे निशान में है बट ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे आया है। सौमिल, आज किस तरीके से देख रहे हैं आप बाकी का सत्र? अभी तक तो स्टेबल हैं बट क्या कल की तरह थोड़ा वॉलेटाइल रह सकते हैं? डेटा बिल्डअप किस तरीके से हो रहा है सौमिल? See, there is the first thing I would like to mention. पहली चीज मैं जो मेंशन करना चाहता हूँ वो है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स में बहुत समय के बाद जो बॉटम बनाया था अराउंड 9.5 के आसपास, अब ये ऊपर की तरफ टिक करना शुरू किया है। कल के दिन में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी हमने देखी और ऊपर में 11.60 तक ये आईवीज गए थे इंडिया विक्स। मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे करके थोड़ा सा ऊपर आएंगे, सो वॉलेटिलिटी विल इंक्रीज। जो हमने बहुत स्लो मूवमेंट देखी है मार्केट में वो थोड़ी सी इंक्रीज होगी यहाँ से। और बाकी सी द 9 and 10 लेवल्स और 12 और 13 लेवल्स आर वेरी नॉर्मल, बट इज जस्ट दैट कि थोड़ा थोड़ा करके ये इंक्रीज हो रही है। इज जस्ट अ मेंशन फॉर टुडे। दूसरा जो निफ्टी का है, निफ्टी में जो पहले भी मैंने कहा था कि एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है अबाउट द 20 and 40 डेली मूविंग एवरेज। एक साइडवेज करेक्शन हो रहा है इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स। ये जो छोटा मोटा करेक्शन हो रहा है, मुझे लगता है कि ये पूरा साइडवेज कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटेगा, एंड द नेक्स्ट लेवल टू वॉच आउट वुड बी अराउंड 25,500 एंड 25,600। ये एक शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लेवल्स रहेंगे एज अ टारगेट। मुझे लगता है कि ये लेवल्स भी ऊपर की तरफ टूटेंगे और जो प्रीवियस स्विंग हाइज है वो भी हम एज अ टारगेट अचीव कर सकते हैं। सो बाय ऑन डिक्लाइन शुड बी द स्ट्रेटजी, और बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही व्यू पॉजिटिव रहेगा। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया सौमिल, ये एक डिटेल डेटा रीडिंग के लिए। किस तरीके से आप बाकी सब डेटा पॉइंट्स देख रहे हैं। और जी हाँ, इंडिया विक्स में नरमी ज़रूर है और मार्केट्स पे फिलहाल पॉजिटिव व्यू आता हुआ। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे सौमिल आपका, आज आपने समय निकाला, ढेर सारे स्टॉक्स पर चर्चा की और अपना मार्केट पर भी व्यू रखा। बट इस बीच आप देखिए HDFC लाइफ बन चुका है निफ्टी का टॉप गेनर। यहाँ पे जियो फाइनेंशियल्स, बजाज काउंटर्स एक अच्छा मूव दिखा रहे हैं। क्या कुछ और अच्छा कर रहा है IT के अलावा, वो है रियल एस्टेट बास्केट, क्योंकि गोदरेज प्रॉपर्टीज़, जैसा कि हम पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो हाईलाइट कर रहे थे, 2% से ज़्यादा की तेज़ी आप यहाँ पर देखेंगे। इसी के साथ पेटीएम लगभग 0.25% की तेज़ी यहाँ पर आपको दिखेगी। बट लुढ़कने वाले शेयर्स में से टाटा केमिकल्स लगभग 1% की कमज़ोरी यहाँ पे। इन्फोसिस आज थोड़ी सी गिरावट दिखा रहा है और डिलीवरी जैसे काउंटर्स में आज हल्की फुल्की आप प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे। ब्रॉडर मार्केट की तस्वीर अभी तक जो है वो काफ़ी अच्छी आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी तक जो हरे निशान में शेयर्स हैं उनकी संख्या कई ज़्यादा है। थायरोकेयर थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से लुढ़का है, क्योंकि हम बता भी रहे थे किस तरीके से थायरोकेयर के नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं। बट अब आज हमारी मैनेजमेंट से बात होगी और यही समझना होगा। देखिए, इस बार तो बहुत अच्छा आपने प्रदर्शन किया, 30% से ज़्यादा के मार्जिन्स लाए, बट क्या ये सस्टेनेबल है, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा और मार्केट्स इस पर ही फोकस ज़रूर करेंगे। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में से टाटा कम्युनिकेशंस रुकने का नाम नहीं ले रहा है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देखिए यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा एक्शन है। लगभग 4% की तेज़ी फिलहाल आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र में दिख रही होगी। कुछ एक और काउंटर्स फार्मा स्पेस से, ग्रैन्यूल्स की आप बात कर लीजिए, यहाँ पर लगभग 2% की तेज़ी है। और साथ ही AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, शोभा, इन सब काउंटर्स में हल्का फुल्का आप एक्शन ज़रूर देखेंगे।
गोल्ड फाइनेंसेस में से मुथूट फाइनेंस ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 1.5% का उछाल आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि आप देखिए एक तरफा गोल्ड की रैली हमने देखी है। सिल्वर प्राइसेस थोड़े से उथल पुथल हमने वहाँ ज़रूर देखी है। देखते हैं कि हाल फिलहाल जो हम इतना डिस्कस कर रहे हैं हिंदुस्तान जिंक आज वो क्या कर रहा है। ठीक है, 1% की तेज़ी वहाँ पर, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। Hyundai मोटर्स की प्रेस रिलीज़ या इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो आई थी वो एक्साइटिंग तो दिख रही थी, पर मार्केट्स उसको इतना एक्साइटिंगली नहीं ले रहे हैं, क्योंकि दो वजह बताई जा रही हैं। जो उन्होंने 4500 करोड़ का जो उन्होंने पूरा अपना केपेक्स प्लान बताया है वो बहुत ज़्यादा अभी एक्साइटिंग उनको नहीं दिख रहा है। माफ़ कीजिएगा, 45,000 करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट है Hyundai मोटर्स के, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं दिख रहा है, पहली बात। और जो दूसरी बात है, जो 8 नए मॉडल लॉन्चेस जो उन्होंने बताए हैं हाइब्रिड में, और टोटल 26 लॉन्चेस, वो कहीं ना कहीं बाकी पेयर्स के कंपैरिजन में ही है, तो उसको लेकर भी बहुत एक्साइटमेंट नहीं है। पर आइए, ये तो रहे ढेर सारे काउंटर्स और स्टॉक्स एंड न्यूज़, बट इस बीच हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ला भी जुड़ चुके हैं। उनसे समझते हैं क्या है उनकी मार्केट पे रणनीति, और साथ ही कैसे देख रहे हैं वो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। लक्ष्मीकांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो कहीं ना कहीं मार्केट्स फिलहाल आज स्टेबल हैं, पर लक्ष्मीकांत जी, कौन सी अच्छी थीम्स आप ट्रैक कर रहे हैं? IT, लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स बस कर रहे हैं, बट क्या कोई अन्य सेक्टर है जहाँ आपको लगता है कि वो चलने के लिए तैयार है? शुभ प्रभात सृष्टि जी। जैसा कि आपने बताया है कि कई सारे काउंटर बज कर रहे हैं, तो उसमें से हम अभी तो इंश्योरेंस सेक्टर पर ही हमारी नज़र है। कई सारे जो स्टॉक्स हैं लोअर लेवल से रिबाउंड हुए हैं। अगर मैं ICICI GI की बात करूं तो यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें 1940 के ऊपर देखने को मिला है। हमें फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ है बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न हुआ है। तो एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी ICICI GI जनरल इंश्योरेंस में देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है करंट प्राइस लेवल भी आगे की तरफ बढ़त बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर जो टारगेट हमारा जो हम देख पा रहे हैं वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 2050 का। वहीं पर जो सपोर्ट है वो इसके 100 DMA के लेवल के आसपास दिखाई दे रहा है, जो कि आ रहा है 1920 का। सो जब तक ये 1990 के ऊपर सस्टेन करता है तब तक हम 2050 2060 के लेवल एक्सपेक्ट ICICI GI में कर सकते हैं। इसी में का एक दूसरा काउंटर है SBI लाइफ। काफी दिनों से ये जो स्टॉक था ये कंसोलिडेट कर रहा था, तो बट आज एक अपसाइड का मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये इसमें जो एक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है अराउंड दिस 2050 DMA के आसपास। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा सपोर्ट है यहाँ पर 1800 लेवल्स का, और जब तक इसके ऊपर सस्टेन रहेगा तो यहाँ पर भी हमें एक अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड हम टारगेट एक्सपेक्टेड कर सकते हैं वो शॉर्ट टर्म बेसिस पर 1890 1900 तक के देखे जा सकते हैं, और स्टॉप लॉस हमें 1800 रुपीज का मेंटेन रखना है अगर हम इसमें बाइंग करते हैं तो। ओके, तो चलिए, ये एक राय लक्ष्मीकांत जी की तरफ से, उनके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस आप देख रहे हैं। ICICI लोम्बार्ड 2050 तक के टारगेट्स, बिग शो ऑफ द डे, 6% की तेज़ी, 1920 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। 1972 के लेवल्स पर फिलहाल ये 7% की तेज़ी पर कामकाज कर रहा है। लक्ष्मीकांत जी, गुड मॉर्निंग। एक और स्टॉक है, इनफैक्ट बिग शो ऑफ द डे का कैंडिडेट ये भी बन सकता है, न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। एक बार इसे पुल अप करते हैं। अगर आप इस स्टॉक को ट्रैक करते हैं 904 905 के स्तर पर न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक लिमिटेड का स्टॉक जो है इस वक्त कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। करीब 7% की तेज़ी यहाँ पर आप पाएंगे। क्या राय होगी? एग्जिस्टिंग लेवल्स जो हम देख रहे हैं, टेक्निकली चार्ट्स क्या बयां कर रहे हैं? सुप्रभात मानसी जी। सो स्टॉक में हमें एक रिबाउंड देखने को मिला है लोअर लेवल से, बट अगर हम पिछले सेशंस देखेंगे तो यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम के अनुसार ट्रेड कर रहा था। करंटली ये जो कैंडलस्टिक बना है जिसने अपने 3-4 पिछले दिनों को इनगल्फ कर लिया है, और आज ही के सत्र में इसने 2050 DMA के लेवल के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सो अभी फिलहाल वैसे तो ये काउंटर काफी वोलेटाइल रहता है, तो ट्रेडिंग के लिए तो मैं अवॉइड करता हूं, बट अगर जिनको लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी खोजनी है तो ऐसे काउंटर कभी कभी हमें अच्छे रिटर्न दे जाते हैं। अभी करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल लग रहा है। मुझे लग रहा है कि जब तक ये काउंटर 840 850 के ऊपर सस्टेन करता है तो शॉर्ट टर्म बेसिस पर हमें यहाँ पर
फर्स्ट जो टारगेट है हमें 940 950 तक देख सकते हैं। अगर 950 के लेवल्स टूटते हैं तो वहां से फिर हमें 1000 तक के भी लेवल्स न्यूजन में देखने को मिल सकते हैं। बट इसमें उन्हीं को ट्रेड करना चाहिए जो थोड़ा लंबा रिस्क बेयर कर सकें। बाजार और उसके पार के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा। 940 के टारगेट्स तो सुझा ही रहे हैं लक्ष्मीकांत जी। 840 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करना होगा। 6-7% की गेंस 900 के लेवल्स के पार इस वक्त ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। एक नज़र इंडिसेस पर डाल लेते हैं। 25,200 के लेवल्स हैं, जिसके आसपास हम देख रहे हैं निफ्टी में फिलहाल कामकाज 82,221 के स्तरों पर करीब 192 अंकों की बढ़त पर सेंसेक्स में इस वक्त मजबूती आप पाएंगे। वहीं बैंक निफ्टी में 56,552 के स्तर हैं। 55-56 अंकों की तेजी वहां पर भी इस वक्त नजर आ रही है। ब्रॉडर मार्केट्स पर भी नजर रखें। मार्केट का टेक्सचर, एडवांसेस का पलड़ा अब भी भारी है डिक्लाइंस के मुकाबले अगर आप देखेंगे। और इंडिया विक्स में करीब 4% की गिरावट है। इंडिया विक्स में स्पाइक नहीं है, फेयर इंडिकेटर में स्पाइक नहीं है, इन इटसेल्फ इज अ रिलीफ। तो मार्केट का टेक्सचर पॉजिटिव इस वक्त नजर आ रहा है। बेंचमार्क्स के साथ साथ ब्रॉडर मार्केट्स, मिड कैप, स्मॉल कैप पर भी फोकस होना चाहिए। लेवल बेस्ड कामकाज वहां पर भी स्टॉक स्पेसिफिक मौके, अपॉर्चुनिटी वहां पर ढेर सारी बनती हुई इस वक्त तो एटलीस्ट देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी के कुछ तमाम स्टॉक्स पर नज़र डालनी चाहिए हमें। और इस लिस्ट में भी कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा खासा एक्शन लक्ष्मीकांत जी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। इसमें आईटी प्लेयर्स तो है ही, लेकिन रियल एस्टेट बास्केट भी, आज रियल एस्टेट सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। आई थिंक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर ऑफ द डे है। रियल एस्टेट को क्या प्ले आउट करना चाहिए टेक्निकल बेसिस पर, और अगर हाँ तो फिर कौन से स्टॉक्स हैं आपके फोकस रेडार पर? लक्ष्मीकांत जी, ये सवाल आपके लिए। रियल एस्टेट सेक्टर पर एक व्यू। जी, आपका साउंड स्लो आ रहा है तो मैं देख नहीं आपने जो क्वेश्चन पूछा है मैं उसे सुन नहीं पाया हूँ। ओके लक्ष्मीकांत जी, फिर से एक बार आपके साथ कनेक्शन हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल ग्लिच की वजह से शायद आप हमें सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ बाजार के एक और एक्सपर्ट ताहिर बादशाह अब जुड़ गए हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं 18 हाउस स्वदेश पर, उनसे समझते हैं मार्केट पर उनका आउटलुक क्या है। ताहिर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एज वी स्पीक मार्केट में रिजल्ट बैक्ड एक्शन है, अर्निंग सीजन चल पड़ा है, ट्रिगर्स भारतीय बाजार के लिए अपने इन इटसेल्फ कई सारे हैं। संवत 2022 सेविंग से समृद्धि की हम बात कर रहे हैं, ऐसे में आप हमारे साथ जुड़े हैं तो सबसे पहले आपसे ही हम जानना चाहेंगे कि बाजार की तस्वीर यहाँ से दिवाली तक आप कैसी देख रहे हैं? तो जहाँ तक भारतीय मार्केट्स का सवाल है, मुझे लगता है कि अ, आने वाले दिनों में वी कैन सी सम अर्निंग्स एक्सेलरेशन, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज चेंज की है और कुछ नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की है, पर्टिकुलरली जिससे डोमेस्टिक इकोनॉमी को सपोर्ट मिल सकता है, स्पेशली इन द कंजम्पशन स्पेस। वो मुझे लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इन द नेक्स्ट, अगर हम 12 महीने की गिनती करें तो शायद मुझे लगता है कि उसके अंदर वी विल सी द कलेक्टिव इम्पैक्ट ऑफ सेवरल मेजर्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं पिछले कुछ महीनों में। और आई थिंक एक लेवल पे हम अ, आने वाले कुछ एक आध साल के लिए मैं कहूँगा कि वी विल बी, हम ट्रूली एक आत्मनिर्भर पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि अगर जब तक हमारा ये टैरिफ का मामला नहीं सुलझ जाता तब तक डोमेस्टिक इकोनॉमी का सबसे ज्यादा सहारा लेना पड़ेगा और कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पे ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे लगता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी और उस पे भी गवर्नमेंट का गवर्नमेंट की नजर रहेगी। तो आई थिंक ये सब के चलते हुए मुझे लगता है कि जो हमने पिछले कुछ क्वार्टर्स में अर्निंग्स की जो किल्लत देखी या थोड़ी बहुत स्लो डाउन देखी है, वो शायद धीरे धीरे करके हम रीस्टैब्लिश कर देंगे और उससे चलते हुए मार्केट की ओवरऑल रिटर्न प्रोफाइल शायद इंप्रूव हो सकती है। हालांकि कुछ ग्लोबल चैलेंजेस फिर भी रहेंगे और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एज ऑफ नाउ बाकी सब कंट्रीज थोड़ी और अट्रैक्टिव, कुछ और रीजन्स और अट्रैक्टिव है। इंडिया ने इसी कारण अंडर परफॉर्म किया है। तो अगर हम हमारी अर्निंग्स की सिचुएशन को थोड़ा एक्सेलरेट कर सकते हैं और उसको मजबूत कर सकते हैं, तो आई थिंक ग्लोबल इन्वेस्टर अटेंशन विल वंस अगेन रिवर्ट बैक टू इंडिया और पॉसिबल कि हम एक वापस एक रिलेटिवली अट्रैक्टिव रिटर्न
मार्केट बन सकते हैं। तो चलिए वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ताहिर जी नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। ताहिर जी, कई सारी थीम्स ने अच्छा प्रदर्शन ज़रूर किया है भारतीय बाज़ारों में, चाहे वो ढेर सारा एक्साइटमेंट हमने कुछ EMS प्लेस में देखा हो, चाहे वो EV थीम हो, पावर ट्रांजिशन थीम्स हो, ये बड़ी थीम में जो है एक अच्छी ग्रोथ हमने देख चुकी है। डिफेंस, रेलवे काउंटर्स ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। बट इस संवत से लेकर आने वाली जर्नी में ताहिर जी, कौन सी ऐसी वो बड़ी थीम्स है भारत के लिए जहां पर आपको लगता है कि वो अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं, और साथ ही इन्वेस्टर्स, FIIs का भी इंटरेस्ट वहां पे आता हुआ दिख सकता है? तो देखिए, आपने जो कुछ सेक्टर्स, कुछ सब सेगमेंट्स की बात की, डिफेंस हो या रेलवेज हो, उनमें बेशक हमने अच्छी खासी पॉलिसी की इनिशिएटिव के कारण पिछले 2-3 साल में एक अच्छी थीम का अनफोल्ड होते हुए देखी है, और प्रदर्शन कंपनीज ने भी अच्छा किया है, और स्टॉक्स ने भी अगर हम 3 साल की टाइम फ्रेम ले तो अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया है। लेकिन रिसेंटली हमने थोड़ा करेक्शन भी उनमें देखा है, वैल्यूएशंस थोड़े कंफर्टेबल हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसी थीम्स है जो हमें वैसे भी लॉन्ग टर्म के नजरिए से हम पॉजिटिव रहे हैं। अम, ओके। कुछ थोड़ा हमने स्लो डाउन जरूर देखा है इन थीम्स में, क्योंकि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग थोड़ी लास्ट कुछ साल में कम हो गई थी, लास्ट 1 साल में कम हो गई थी, बट आई थिंक दे आर स्टिल ड्यूरेबल थीम्स। तो मुझे लगता है कि इन दिस करेक्शन उनको देखना चाहिए। एडिशनली, जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ओवर द लास्ट 12 मंथ्स हैज बीन डायरेक्टेड टुवर्ड्स कंजम्पशन। कंजम्पशन एक बड़ा हिस्सा है इंडियन इकोनॉमी का, सबसे बड़ा हिस्सा है, 60%, और वो एक अच्छा ग्रोथ, वैसे भी काफी रेजिलियंट सेक्टर है। तो हमें लगता है कि अगर हम पॉलिसी ओरिएंटेशन के हिसाब से चले तो दैट विल बी अ थीम विच विल बी वेरी रेलिवेंट, और उसमें काफी सारे सब कंपोनेंट्स है, चाहे हम रिटेल ले ले, या चाहे हम कंज्यूमर फिनटेक ले ले, या चाहे हम ऑटोज ले ले। रियल एस्टेट भी एक तरीके से हम कंजम्पशन थीम में जोड़ सकते हैं। फाइनेंशियल सेविंग्स वाला जो पार्ट है वो भी डिस्क्रिशनरी इनकम से आता है। तो हमें लगता है कि देयर आर अ लॉट ऑफ सच थीम्स व्हिच विल बिकम मोर प्रोमिनेंट, मोर रेलेवेंट, और ये जो इंडिया स्पेसिफिक थीम्स है तो उनमें जैसे आपने पूछा, फॉरेनर्स का भी अट्रैक्शन डेफिनेटली इस तरफ आ सकता है। एब्सोल्युटली, तो ये थीम्स है इनफैक्ट लॉन्गर टर्म प्ले, सेक्टर स्पेसिफिक आउटलुक ताहिर बादशाह की तरफ से। ताहिर, इसके अलावा भी ऑफ कोर्स समथिंग जो कि काफ़ी डाइसी इस वक्त नज़र आ रहा है, विदेशी संस्थागत निवेशकों की वापसी, इसका इंतज़ार है और एब्सोल्यूट कमबैक तो नहीं नज़र आ रहा है। अगर इस पर आपकी तरफ से कोई एनालिसिस है तो वो भी बताइएगा। एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम जहां बाजार मौके दे रहा है मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, हमारे माध्यम से आपको सुन रहे व्यूवर्स, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को आप अगर कोई एडवाइस देना चाहें तो? मैं कहूँगा कि देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सारी मार्केट्स उनके लिए मौजूद है, एंड दे हैव द एबिलिटी टू रोटेट बिटवीन डिफरेंट मार्केट्स। जब जो भी उनको जिस समय ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा उसकी तरफ उनका झुकाव रहेगा। तो आई थिंक इन द रिसेंट टाइम्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी का प्रभाव ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी पे बढ़ते जा रहा है, पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उन पे उनका प्रभाव बढ़ते जा रहा है। एंड आई थिंक सम ऑफ दीज कंट्रीज, चाहे वो चाइना हो या US हो, वो उनको एक इस सेगमेंट में अच्छा प्रोपोजिशन दे सकती है, जो शायद भारतीय कंपनीज में भी डोंट रियली हैव टुडे। तो आई थिंक इन्वेस्टर अटेंशन, पर्टिकुलरली ग्लोबल इन्वेस्टर अटेंशन, हमारी तरफ उनका झुकाव तब वापस दिखाई देगा जब हम अपनी ओवरऑल अर्निंग्स कैपेबिलिटी जो है उसको और थोड़ा, अर्निंग्स पावर जो इंडिया का है वो और थोड़ा उसको हम स्ट्रेंथन कर पाए। और जैसे मैंने कहा, वहाँ पे डोमेस्टिक फैक्टर्स, डोमेस्टिक लीवर्स, डोमेस्टिक पॉलिसी बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो आई थिंक अगर ये हम सही कर पाते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हमने अर्निंग मार्केट से अंडर परफॉर्म किया है, क्योंकि वैल्यूएशंस कुछ हद तक थोड़े ज्यादा कंफर्टेबल हो गए कंपेयर टू सम टाइम बैक, आई थिंक अगर हम ये कर पाते हैं सक्सेसफुली तो इन्वेस्टर अटेंशन विल वंस अगेन कम बैक टू इंडिया। मेरा मेरा मानना होगा कि इन्वेस्टर्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स वुड वांट टू प्ले इंडिया फॉर द ब्रॉड डाइवर्सिटी जो इंडिया ऑफर करती है। इंडिया में नॉट ऑफर अ टेक ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म या फॉर कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, लेकिन जो ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ है इन वेरियस सेक्टर्स, चाहे वो हेल्थ केयर हो या चाहे वो अपॉर्चुनिटीज इन रियल एस्टेट हो,
कंजम्पशन में हो, आई थिंक उसके लिए इन्वेस्टर्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स विल डेफिनेटली प्रेफर टू बी इन इंडिया. तो उससे we have it's important that we try to increase the attractiveness of these sectors and their growth in the coming times. निवेशकों के लिए तो मैं यही कहूंगा कि आई थिंक जो ओवरऑल माहौल है, इन्वेस्टमेंट माहौल जो है ग्लोबली जो बनते जा रहा है, एंड ऑब्वियसली वी आर अ पार्ट ऑफ इट. आई थिंक आने वाले दिनों में एंड हमारा ये कुछ समय से ये व्यू रहा है कि ग्लोबल वॉलेटिलिटी बनी रहेगी. ग्लोबल वॉलेटिलिटी शायद कंपेयर टू many years back will be somewhat higher as we go along, given geopolitics, geoeconomics. So I think it is important to diversify. India presence is important, और इस माहौल में India does offer an attractive opportunity क्योंकि हमने underperform किया है. लेकिन बाकी सारी जो asset classes है उस पर भी ध्यान देना जरूरी है. तो मैं कहूँगा कि मल्टी एसेट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज की रेलेवेंस बढ़ती जाएगी आने वाले दिनों में. वी शुड लुक एट अ होलिस्टिक एक्सपोजर जो हमें अलग अलग मार्केट्स में शायद हमको पार्टिसिपेट करने का एक मौका दे, एज वेल एज थिंग्स लाइक प्रेशियस मेटल्स एंड सो ऑन. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है जो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को अपने खुद के पोर्टफोलियोज में उनकी रेलेवेंस का, उनकी इम्पोर्टेंस का के ऊपर ध्यान देना चाहिए. क्योंकि आपने बताया ही कि इन्वेस्टर्स को किस तरीके से अपने आप को पोजीशन करना चाहिए, तो क्यों ना एक आप ब्रेकअप के एग्जाम्पल से हमारी हेल्प कर दें और हमारे व्यूअर्स को भी बता दें कि अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हो तो किस तरीके से अपने पूरे पोर्टफोलियो को आपको अलग अलग एसेट क्लासेस में उनको इन लेवल्स पे आपको एलोकेट करना चाहिए, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हो, या फिर एफडी भी इंक्लूड हो सकती है. कोई टेक इस पे? तो सुशील जी, अगर मैं मेरे मल्टी एसेट फंड का ही अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, तो एज ऑफ नाउ जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें करीब 50% हमारा इक्विटीज, इंडियन इक्विटीज, डोमेस्टिक इक्विटीज पे हमारा वेटेज है. उसके अलावा मैं कहूँगा कि इट शुड ऑल्सो इंक्लूड समवेयर अराउंड 15% टू ग्लोबल इक्विटीज. गोल्ड और सिल्वर के मौजूदा प्राइसेस हैव रैलीड सिग्निफिकेंटली. तो हालांकि हम उस एरिया में भी पॉजिटिव है, लेकिन मैं कहूँगा कि उसको थोड़ा इंक्रीमेंटली बिल्ड करे तो अच्छा रहेगा. तो एज ऑफ नाउ हमारी पोजीशनिंग करीब 17-18% इन गोल्ड एंड सिल्वर दोनों मिला के भी है. लेकिन आने वाले दिनों में या नए निवेशकों के लिए मैं कहूँगा कि इट इज प्रॉब्ली इम्पोर्टेंट कि इसको थोड़ा एट दिस स्टेज स्लोली अप्रोच करें, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत बड़ी प्राइस मूव्स आ गई है, स्पेशली इन प्रेशियस मेटल्स. And then I think about 10 to 15% in fixed income at this stage. This will be a good combination to have मेरे हिसाब से. But I think diversity लाना जरूरी है. And more importantly, न केवल ये एक established एक आपका weightage बन जाता है, लेकिन over a period of time क्योंकि volatility रहेगी, उसको ठीक से rotate करना, rebalance करना भी अत्यंत जरूरी होगा. और मुझे लगता है कि वो एक प्रोफेशनल तरीके से अगर किया जाए थ्रू अ फंड रूट, through a portfolio manager route, I think that will be a better thing for small and mid-sized investors. बिल्कुल ताहिर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना फंडामेंटल टेक हमारे साथ शेयर करने के लिए. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट. चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं. ब्रेक के उस पार 10 का बाजार और मार्केट के महारथी लेकर वापस लौटेंगे. आप बने रहें.